ये प्राइवेट स्कूलों के जो एक जाल बना, ये जो प्राइवेट जो स्कूलें होती है, ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम का रुझान है। बोले बच्चा उर्दू से पढ़ने के बाद उसको लैंग्वेज बर्डन आता है तो आगे पढ़ नहीं पाता, आगे उसको साइंस में जाना है, टेक्निकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो इसीलिए लोगों ने तरजीह देना शुरू कर दी इंग्लिश मीडियम को, इसलिए कि बच्चा कम से कम आगे उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो खैर ज़बान कभी बर्डन नहीं होती, ये इंशाल्लाह किसी और मौजू पे डिस्कस करेंगे। मुद्दे स्कूल पे आते हैं। तो ये प्राइवेट स्कूलों का जो एक जाल बिछ गया, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कोई भी हो, तो आज ये लोग अपने मन माने तरीके से करते क्या है, आपसे 15,000, 20,000, 22,000, 26,000 फीस देते हैं। आप लोग भिखारी की तरह उनको 10-10 साल से फीस भरने के बाद, 8-8 साल से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये डोनेशन भरने के बाद आप जाके हाथ बांध के खड़े रहते हो। आपको एक 8,000, 6,000, 5,000 पगार पाने वाली टीचर आपसे क्या भरे नहीं, ये नहीं करे, आपसे ऐसे तनकीद करके बात करती है, ऐसे उंगली दिखा के बात करती है कि आपने सदियों से उसका कर्जा खाया हुआ है, और आप वहाँ भिखारी की हैसियत से जलील होकर वहाँ बात कर दो तो आपको हड़काती है। 10 पेरेंट्स के सामने आपको जलील किया जाता है। तो सोचो जब आपकी गैर मौजूदगी में, जब आपके बच्चे क्लास में होते हैं, एक बच्चे क्लास के अंदर 60, 80, 100 जितने बच्चे होते हैं, उन सब बच्चों को बीच में नाम लेके फूला फूला, ये अब्दुल गफ्फार, ये अब्दुल्ला, तुमने फ़ीस नहीं भरी, तो सोचो उस बच्चे के दिमाग पर, उसके असाब पर क्या तासुर बैठता होगा कि यार ये मेरे साथ अच्छा, हर क्लास में हम भी बच्चे तो दूसरे की खींचते थे, आप भी बच्चे होंगे खींचते हो, हमारे साथ भी जो दूसरे भी वो भी बच्चे ही हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकर कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते। तो जो ट्रॉमा, जो एक बोलते हैं ना, उसके असाब पर जो एक बुरा असर पड़ता है दिमाग पर, तो हम कभी गौर करें क्या चीज़ है। ये फ़ीस का एक निज़ाम, एक जाल बनाकर रख दिया गया है, इस तरीके से लूटम लाट कुछ भी, और आपको बताया जाता है क्या है। अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, ये 2 दिन से, आज देखेंगे न्यूज़ भी चली, कल एंट्री करप्शन का फिर एक हमारी तरफ से रेड हुई, हमारे ग्रुप के लोगों ने किया, एक पेरेंट्स खुद खड़े होकर किए उसके लिए। इससे पहले साफिया स्कूल पर हुआ तो बोला गया कि भाई मुस्लिम अदारा बंद करने की साजिश है, हिंदू अदारे नहीं दिख रहे क्या। तो अब तो भाई कट्टर RSS की स्कूल पे हुआ है ना, मराठी मीडियम। अब क्या हुआ, कहाँ गए बोलने वाले जो लंबी ज़बान निकाल के बोल रहे थे। एक बच्चा जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है उसके ऊपर तनकीद करना, वो अगर हमारे, भाई मैं जिस माशरे में पढ़ा हूँ, मैं उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ, तो भाई हमारा ताल्लुक उर्दू स्कूलों से है ना। एक मराठी बच्चा, उसका ताल्लुक मराठी स्कूल से, तेलुगु बच्चा तेलुगु। तो हम लोगों के साथ हो क्या रहा है, हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। हम खाली, हमारे बाप दादा जब तक हमारे कारोबार अच्छे थे, सब अच्छा चल रहा था, बरोबर यान मार रहे थे, धग्गी मार रहे थे, सब पानी डाल रहे थे, ऑयल डाल रहे थे, हमको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये 2 साल ये कोरोना जो रहमत बन गया यार, रहमत, हम इसको रहमत नहीं मानते। कोरोना रहमत था, रहमत है, इंशाल्लाह तारीख में रहमत बन के दर्ज हो गया है। हम में किसी की औकात नहीं थी कि हम पूरी दुनिया में एक साथ तमाम बुराई बंद कर देते, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत बताने के लिए कि देखो सुई के नोक के लाखवें हिस्से के बराबर में एक ऐसा जरासीम तुम्हारे दिमाग की उपज और पैदावार में डाल दिया। सारे जुए खाने, सारे शराब के अड्डे, सारे रंडी खाने, सारे बुराई के अड्डे सब हमने बंद कर दिए, सारे बुत कदे, सारे शिर्क कदे अल्लाह ने एक साथ बंद करवा दिया। ये अल्लाह ने सिर्फ अपनी ताकत बताने के लिए किया। ये कोरोना रहमत थी। कोरोना ही ने आके तुम लोगों को ये चीज़ बताया कि देखो आज भी तुम 5,000 रुपये में बिल्कुल शुक्रगुजारी के साथ घर चला सकते हो। ये कोरोना ही ने बताया कि तुम घर में भी टहल सकते हो, तुम घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हो, तुम वालिदैन को आज भी वक्त दे सकते हो, तुम आज भी बच्चों की तरबियत घर में कर सकते हो। यही कोरोना ने बताया। अगर तुम परिंदों की तरह मांस के लिए आपस में नहीं लड़ो तो अल्लाह तुमको घर बैठ के भी खिलाएगा। ये 10 लाख मजदूरों को अल्लाह ने 2 साल खिलाकर बता दिया, ख़ास तौर पे भिवंडी में। ये कोरोना रहमत था, रहमत है, रहमत ही रहेगा तारीख में। तो बोलने का ये मतलब है कि हम हमारे दीन से मकसद से हट गए। और वापस हम हमारे मुद्दे पे स्कूल पर आते हैं। ये स्कूल वाले जो तुमको इतनी अच्छा, ये सब लिटरेसी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आप सुन रहे हैं, ये क्यों आई है मालूम है आपको? जब तक हम लिटरेट नहीं होते, जब तक हमारी समझ नहीं बढ़ेगी, तालीम और इल्म हमारे पास नहीं बढ़ेगा। अब उसके ज़राए कुछ भी हो, कोई अगर वाकई आज के दौर में इतना बड़ा तोप हो कि पूरा अप टू KG to PG अगर अपने घर में तालीम दे सकता है बच्चों को तो वेल एंड गुड। कोई अगर वालिद इतना बोल्ड हो कि अपने घर में वो बच्चे को KG से लेके PG तक की तालीम दे सकता है तो गुड। नहीं है वो सब ज़राए तो हम स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, हम हमारे माश में खो गए। तो बोलने का मतलब ये स्कूल वाले जो तुम्हारे पैसे पे पलते हैं, ये तुम्हारे पैसे और तुम्हारे दिए हुए पर इनको तनख्वाह मिलती है, इनका नज़्म चलता है, इनके आयश व आराम चलते हैं। वो जो इमारत बनी है किसी के बाप की नहीं बनी है, ये आवाम के पैसे की बनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो इस तरीके से होती है तो उसके बाद हम जिल्लत उड़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
जिल्लत उड़ा रहे, कहीं पर हमको धूप में खड़ा किया जाता है। फॉर्म के देखो, मैं ये तो सवालात इसलिए रख रहा हूँ, मेरी बात इब्तिदा करने से पहले ये हालात चल रहे हैं। आपको अगर आपके बच्चे का, बच्चा अभी जूनियर केजी में जाने वाला है या वो बच्चा टॉडलिंग में जाने वाला है, उसके लिए भी आपको 3-3 4-4 घंटा धूप में खड़ा रखाया गया। अभी ये 2022 की बात बता रहा हूँ। कौन सी ऐसी स्कूल है जिससे हमको शिकायत नहीं आई? हर स्कूल से हमको शिकायत आई। तो ये 2-2 3-3 4-4 घंटा, कितने लोग तो बोले भाई हम लोग यहाँ धूप में चकरा के गिर गए, लेकिन वो खड़े रहे। उनको ये बैठ गया था, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो ये कामयाब इंसान बनेगा, नहीं तो उसके बाद ये गारंटी भी नहीं कि वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो एक होड़ लगी थी बड़ी बड़ी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों के लिए, ये इन तरीके चीज़ ये क्या करते हैं। अब एक चीज़ सोचो, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये लोग आपसे उस वक्त फॉर्म का खाली 100 रुपये लेते, फॉर्म का 100 रुपया लेते हैं, 4 घंटा धूप में खड़ा के। अभी आप आज से 6 साल 7 साल पुरानी बात करोगे ना आप, 2012-13 के टाइम, यही हॉली मेरी स्कूल है जहाँ एक दिन एक रात पहले से लोग बिस्तर लेके वहाँ लाइन लगाते थे। अगर कोई इसमें हॉली मेरी से रिलेटेड कोई है तो वो जान सकता है कि फॉर्म के लिए एक दिन एक रात भिवंडी के बड़े बड़े पैसे वाले बिस्तर लेकर वहाँ पर रात गुजारे, सिर्फ मेरा बच्चे का एडमिशन हॉली मेरी में हो जाए, अगला कदम जन्नत में, नेक्स्ट कदम जन्नत में। हॉली मेरी में हुआ, मैं जन्नत में गया मेरा बच्चा। ये हाल था। क्यों इतना बढ़ावा, इतना रिस्क, इतना कंपटीशन? ये 100 रुपये का फॉर्म आपको देते हैं। इनको जो इंटेक कैपेसिटी होती है, इन्हें दाखला लेने की जो इनकी एक क्षमता है, अल्लाह गवर्नमेंट ने जो बोला कि तुम इतना ही ले सकते हो, उसकी जगह ये लोग 1,000-800 फॉर्म बांटते हैं। लेना 100 बच्चे का एडमिशन है, ये लोग बांटते आपको 800-900 फॉर्म बांटते हैं। आप सोचो अगर एक फॉर्म का 100 रुपया है, एक फॉर्म का 100 रुपया है तो 1000 फॉर्म का कितना हुआ? आप बताइए, बताइए कितना हुआ? जगह पे 1 लाख रुपया मुफ्त में। 1000 फॉर्म का ज़ेरोक्स का सिर्फ 1000 रुपया पर पेज पकड़ो आप तो, लेकिन उस चीज़ का आपसे 1 लाख रुपया लिया गया। और दाखला कितने को देना है? सिर्फ 100 लोगों को। ये इनके हालात हैं। अब मुद्दे की तरफ मैं बुनियाद पे आता हूँ। स्कूल 3 टाइप की होती है, स्कूल 3 टाइप की होती है, याद रखो। एक होती है ग्रांटेड, एडेड, अनुदानित, जिसको मराठी में कहते हैं इमदादी स्कूल, जिसकी पूरी तनख्वाह जो है, पूरी की पूरी तनख्वाह वो हुकूमत प्रशासन देती है, ठीक। दूसरी होती है नॉन एडेड, गैर इमदादी। दूसरी क्या होती है? गैर इमदादी। इसकी इमदाद वगैरह बच्चों की फ़ीस से निकाल के दी जाती है, जो टीचर्स की सैलरी है, जो भी ये सब चीज़ें जो है ये उससे निकाल के दी जाती है। फिर हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इसको ग्रांट देती है, जैसे कि उसके टीचर को पहले 10% मिलती है, 20% ये करके। तो जो नॉन एडेड है ये टेम्पररी नॉन एडेड होती है, ये बाद में इसको एड मिल जाता है, इसको ग्रांट मिल जाता है, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी होती है, ये ध्यान दो, ये सबसे अहम कैटेगरी है, जिसके ऊपर आज ये पूरा कायम से बिना अनुदानित मुस्तकिल गैर इमदादी जो स्कूल होते हैं, याद रखो, जैसे केमियस स्कूल हमारी गैर इमदादी है, बात समझे, मुस्तकिल गैर इमदादी। तो ये ऐसी हॉली मेरी मुस्तकिल गैर इमदादी है, नेशनल मुस्तकिल गैर इमदादी है, हर भिवंडी की बड़ी स्कूल मुस्तकिल गैर इमदादी है। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं कि आपसे पहले तो डोनेशन लेते हैं लाइन लगाकर, ये करते हैं। तो जो इमदादी है उसमें पैसे का कोई तस्वुर ही नहीं, आप पहले जहन में भर दो। जो गैर इमदादी है, यानी जिसको बाद में ग्रांट मिलता है, इसके अंदर पैसे का तस्वुर इंतहाई मामूली है, इंतहाई मामूली है। क्यों मामूली है? जब तक उनको ग्रांट नहीं मिलती तब तक कुछ फीस वो, अब ये मुस्तकिल में आपको ये डिटेल कैसे मिलेगी मालूम है? इतने कम वक्त में मैं नहीं दे सकता। दरिया बा हुबाब अंदर, दुनिया बा किताब अंदर, इतने कम टाइम में मैं आपको एक समंदर नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल है इंजीनियर नवीद बेताब। अब इंजीनियर नवीद बेताब पे जाओगे तो 100 से ज़ायद इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा एक 6 पार्ट का एक लेक्चर है, टोटल 1.25 घंटे का है। फ़ी कैलकुलेशन, पीटीए वर्कशॉप विथ फ़ी कैलकुलेशन करके है, 1.25 घंटे का। वो आप सुन लोगे तो पूरे कानून और हुकूमत फ़ीस कैसे तय करती है, मतलब चौक और डस्टर के पैसे को भी हमने उसमें काउंट किया है। तो आपको एक 1.25 घंटे का मिल जाएगा इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से। आप याद से जाओ और सब सब्सक्राइब करो, अपने घर वालों को भी कराओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलेगी। तो ये 2 टाइप हो गई कि एक इमदादी होती है, उसको मुस्तकिल पूरा पैसा जो है हुकूमत देती है। गैर इमदादी वक्ती तौर पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा बाद में उसका परसेंटेज बढ़ के होता है। लेकिन जो तीसरी है परमानेंट नॉन एडेड जो है ना, कायम से बिना अनुदानित, पूरा झगड़ा इसका है। और कोई भी बड़ा अदारा इससे हटता नहीं। इसके लिए लीगल एक टर्म आता है सेल्फ फाइनेंस। जो पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, कि अपने ज़ाती निजी अखराजात से, निजी इमदाद से कोई चीज़ चलाना, दैट कॉल सेल्फ फाइनेंस। तो ये कैटेगरी ये हटने नहीं देते।
यार आपका अपन सुनकर हैरत होगी आपको कि यार इमदाद मिल रही क्यों नहीं लेते। उसकी वजह उनको इमदाद मिलेगी तो वो ट्रस्ट जो है, जो ट्रस्ट चला रहा है, उनको कोई पैसा नहीं मिलना है। बात समझ में आई? तो उनको अपना जेब भरने के लिए वो लोग इसका ये स्टेटस हटने नहीं देते। वो बाकायदा परमिशन ही वो लोग कायम से बिना अनुदानित का लेते, परमानेंटली नॉन एडेड का लेते, जिसकी बिना पे ये पूरा डोनेशन का और ये सब का खेल चलता है। अब इस चीज़ को आपने समझ लिया कि स्कूल 3 टाइप की होती है, तो ये 2 टाइप पे आपको डिस्कस ही नहीं करूँगा, फ्री है। एडेड नॉन एडेड फ्री है। जो तीसरी है ना परमानेंटली नॉन एडेड, तो अपनी पूरी डिस्कशन इसके ऊपर होगी, क्योंकि भिवंडी की तमाम बड़ी स्कूल 3rd कैटेगरी में, ठीक है, जहाँ पैसे का जब तुम जिक्र ही नहीं कर सकते तो वहाँ अपन उसको छोड़ ही दिए। जब वो फ्री है तो फ्री है, जिसके अंदर हमको पैसा देना है, फीस देना, मैं उसकी बात करूँगा। अब जब ये परमानेंटली नॉन एडेड स्कूल जो अपनी जितनी भी स्कूलें हैं ना, इसकी इतनी धांधलियाँ बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा इनके सब ये सब बढ़ गए थे ना, हुकूमत के बाद अलग अलग कंप्लेंट 2000 में 95 में बहुत चीज़ की है, तो इतनी ज़्यादा तकरार इनके पास बढ़ गई ना, तो हुकूमत ने 2009 के अंदर एक कमेटी बनाई। बहुत गौर से सुनिए भाई, अब बहुत असल चीज़ है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड करता है। हम लोगों के मिशन का एक बुनियादी मकसद क्या है मालूम है आपको? ये जो बेदारी का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस का, जागरूकता का, हम लोगों को जिस तरीके खुद कफील बनाया जाता है उस तरीके हम खुद मुख्तार बना रहे। आप किसी के मोहताज मत रहो, कल कोई मर जाए कोई साथ नहीं दे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें बाद में ब्लैकमेलिंग हो गई, स्कूल से तोड़ लेते कर लेते, तो हमारा ये मकसद ही इसीलिए बना, हर एक को इल्मी पैमाने पर इतना ज़्यादा मजबूत करके खड़ा कर दो कि कोई किसी का मोहताज नहीं रहे, एक अकेला आदमी भी अपना हक ले लेवे। समझ में आई बात? तो अब तीसरी बात सुनिए, जब 2009 के अंदर ये तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक स्पेशल कमेटी गठित की और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बोले तो IAS ऑफिसर प्रिंसिपल, प्रधान सचिव को, सेक्रेटरीट ऑफिसर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीट को बाकायदा एक कमेटी बना कर दी इसके ऊपर पूरा सर्वे करके रिसर्च करने के लिए, ठीक है। श्रीमती कुमुद बंसल मैडम, इनको उन्होंने कमेटी बना कर दी और इन्होंने उसके ऊपर पूरा तहकीक की, पूरी इंक्वायरी की और दिसंबर 2009 के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट हुकूमत को सबमिट की। 32,278 पेरेंट्स ने इनफरादी तौर पर जो एक्टिव थे, पेरेंट्स करोड़ों है महाराष्ट्र में, लेकिन इसमें से खाली 32,278 वो लोग थे मेरी तरह जो जागरूक थे, जो लड़ते आए थे हमेशा, उनकी कंप्लेंट्स को, और 87 बड़ी तंजीम जैसे हमारी ह्यूमन राइट फाउंडेशन और हमारी PTA जो ऑर्गेनाइजेशन है लड़ रही है तालीम में, ऐसी 87 ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर उन्होंने पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार की, उसका हवाला दिया पूरे 32,000 पेरेंट्स के उनकी शिकायतों का, और उसके ऊपर हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की। हुकूमत ने उस 21 नुकाती रिपोर्ट को 21 नुक्ते उन्होंने दिए थे कि ये तालीम में शफाफियत कैसे आएगी, ये बदउनवानी भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा। ऐसे बोलने से नहीं होता, सब हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन अमली तौर पे नहीं होता। तो उसने पूरे 21 नुकात के अंदर इसके तरीक़ेकार को लाकर पूरा उसको मजमा करके उसने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। हुकूमत ने दिसंबर में ही रिपोर्ट पास कर दी 2009 के अंदर, और 21 मई 2010, क्या तारीख बोला मैंने, 21 मई 2010 को ये कानून पूरे महाराष्ट्र में नाफिज कर दिया गया। कोई भी स्कूल हो, यहाँ तक कि कोई स्कूल की यूपी की स्कूल हो, मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर वो अपनी ब्रांच महाराष्ट्र में चला रहे, महाराष्ट्र की हद के अंदर चला रहे, तो ये कानून का इतलाक उस पर भी होगा। खाली महाराष्ट्र की स्कूल नहीं, बाहर की स्कूल है लेकिन वो अपनी ब्रांच महाराष्ट्र में चला रहे, उनमें भी होगा। हर बोर्ड पे, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICS बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, जो भी महाराष्ट्र की हद में है, सब पे कानून इतलाक हुआ। ये 21 नुकाती कानून था जो आपके लिए रामबाण बोलो, ब्रह्मशत्रु बोलो, आपको संजीवनी बूटी बोलो या हैदरी तलवार बोलो, ये वो है, वो चीज़ है जो आपको समझना है। इस 21 नुकात के अंदर उन्होंने इतने बड़े और जामे अंदाज में बदउनवानी का खात्मा किया हुकूमत ने। गवर्नर ने इसको पास करके प्लेट में सजाकर आपको हथियार दे दिया, लेकिन हम सिर्फ गफलत की बिना पर इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसका पहला ही 21 नुकात ने पहला नुक्ता क्या मालूम है, स्कूल के किसी भी मामलात को, पहली कलम, किसी भी मामलात को आप छुपा नहीं सकते। पूरी शफाफियत, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। क्या चाहिए? पारदर्शिता, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये पहला ही नुक्ता है। इसका दूसरा नुक्ता क्या दिया उन्होंने, दूसरा जो कानून पास हुआ ना, कानून की दूसरी कलम नंबर 2 में दिया है, स्कूल किसी भी तरह से नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। आप लोग हैरान होंगे नफ़ाखोरी क्या है। स्कूल कान गेन प्रॉफिट
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कान गेट मतलब कोई भी स्कूल जो है वो किसी किस्म से मुनाफा नहीं ले सकता। तीसरा नुक्ता उसका क्या डाला, उसमें तीसरी कलम क्या डाली मालूम, जो कानून पास हुआ है वो तीसरा ये है, स्कूल को दीगर ज़राए से जो भी आमदनी आती है, यानी हॉल का भाड़ा, ग्राउंड का भाड़ा, किसी की इमदाद, किसी के खैरात ज़कात, किसी का डोनेशन, उर्दू मेला, किताब मेला, ये मेला, मीना बाज़ार, ये बाज़ार, दुनिया भर के जितने सर्कस है, जहाँ जहाँ से आमदनी हमको आती है वो तमाम आमदनी जो है बच्चे के फीस में माइनस होगी। तमाम आमदनी कहाँ माइनस होगी? हाँ, फीस में कहते माइनस होगी। उसको ऑडिट में कंपलसरी आपको लाना है, ऑडिट में कंपलसरी उसको आपको लेकर आना है। जब ये ऑडिट में ये चीज़ आ जाएगी तो फिर उसको पूरा रखना है। अब चौथे नुक्ते की तरफ आओ। ये 3 नुक्ता समझाया ना आपको। पहली कलम क्या पास की उसने, कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरा नुक्ता क्या, उसके अंदर नफाखोरी नहीं कर सकते। तीसरा नुक्ता क्या, टोटल आमदनी जो स्कूल को होती है, कोई चेयरमैन ये नहीं बोल सकता अरे वो तो मैं लेके आया दुबई से पैसा, ओमान से तो मेरी बीवी ने भेजी, स्कूल के नाम पे पैसा आया तो बराह रास्त किसका हो गया? स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का। चौथी कलम उसने पास की। चौथी कलम आगे सुनो, जो कानून में चौथा कलम है बहुत अहम है। हर साल जो ऑडिट होता है ना, हिसाब किताब जो चैरिटी कमिश्नर में अपन ऑडिट करते सीए के जरिए, वो पूरा हिसाब किताब हर साल कितना पैसा आया, कितना गया, कितने बल्ब लगाए, कितने प्लास्टिक के गिलास लाए, पूरा ऑडिट आपको वालिदैन के सामने रखना है। चाहे वो स्कूल के 10,000 वालिदैन हो, 5,000 हो कि 100 हो, पूरा वालिदैन के। और ये हिसाब किताब कब उनके सामने रखे जाएगा? वो 5वां नुक्ता उन्होंने बताया। 5वें नुक्ते के अंदर हर स्कूल के अंदर जितने तुलबा रहेंगे, सुनो गौर से, बहुत अहम चीज़ है, जितने तुलबा रहेंगे हर स्कूल के अंदर, जितने स्टूडेंट रहेंगे, हर स्टूडेंट के वालिदैन, स्कूल की कमेटी में एक तंजीम बनाई गई, वालिदैन टीचर तंजीम, पालक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, दैट कॉल पीटीए। हम जो पीटीए बोल रहे हैं ना, पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, तमाम की तमाम इख्तियारात स्कूल के बनाया। चेयरमैन कौन और है, सेक्रेटरी कोई और है, कोई और उसका दावेदार है। 100 लोग चुन के आ रहे हैं, 200 मेंबर हमारे चुन के आ रहे हैं। लेकिन इस कानून के बाद 21 मई 2010 के बाद स्कूल के तमाम इख्तियारात पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को दे दिए गए। एक प्लास्टिक का पानी का गिलास भी अगर लाना है ना स्कूल को, जो डिस्पोजल पी के फेंक देते हैं, बगैर पीटीए के अप्रूवल के नहीं ला सकते। एक सुई भी लाना है स्कूल में, ये बटन टूट गई है, बटन बदली करना है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं ये चेयरमैन या मैं सेक्रेटरी या मैं प्रिंसिपल, जब तक वालिदैन की मीटिंग लेगो तय नहीं करेगा कि ये स्विच बदली करना है, स्कूल में कलर करना है, पंखा जल गया बनाना है, बगैर पीटीए की मंजूरी के वो एक सुई भी नहीं हिला सकता। ये कानून का सबसे अहम नुक्ता इस कानून का। उसके बाद बचे हुए इसके अंदर पूरी तफसील है। उसके बाद अगला नुक्ता उसने क्या दिया है कि जो कि आप मतलब फ़ीस तय करते हैं, तो फीस जो तय करेंगे वो वालिदैन ही तय करेंगे कितना क्या होगा, और फिर वालिदैन ही तय करेंगे कि बच्चा चाहे तो हर महीने भरे, बच्चा चाहे तो 3 महीने में भरे, बच्चा चाहे तो 6 या साल भर में भरे, ये वालिदैन तय करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं सुनते, सुनिए आप गौर से, बहुत अहम है, उसके बाद अगर वो लोग कोई चीज़ नहीं सुनते तो इसकी कंप्लेंट कहाँ करना, कौन कमेटी है जो इसके ऊपर सुनवाई करेगी कि क्या क्या ये लोग घपला कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले, प्रिंसिपल, टीचर, तो उसकी पूरी कमेटी की डिटेल है 21 मई 2010 के। अभी आप लोग के सामने मैं जीआर वगैरह सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह, हर चीज़। लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लो कि आपको इसकी और डिटेल और तफसील आपको चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सबको सब्सक्राइब करना होगा। ये करोगे तो पूरी तफसील एक एक पॉइंट, मेरा वर्कशॉप पूरा देख लोगे ना आप, तकरीबन 100 के लगभग मेरी इसके ऊपर स्पीचेस वीडियोज़ है जो आपको एक एक चीज़ यहाँ मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। प्लस हर साल जो स्कूल शुरू होती है, अभी ये जून में शुरू होगी ना, ये जून में जैसी स्कूल शुरू होगी, स्कूल शुरू होने के 30 दिन के अंदर इनको पीटीए कायम करना है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने ना, जितनी भी क्लास है, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब के अंदर सब उसके मेंबर होंगे, बाकायदा इनको बाहर नोटिस देना है, यहाँ तक कि पीटीए का जो मेम्बरान है उसका एक अलग से, जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे पीटीए का एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए। बाकायदा उसमें लिखे रहेगा कि पीटीए ने ये मंजूरी दी, और तमाम पेरेंट्स मिलकर, जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये तमाम पेरेंट्स मिलकर, अभी कहीं पे किसी से कोई बात करना है प्रिंसिपल से, अभी हमारी केमीएस में 10,000 स्टूडेंट है, अब 10,000 वालिदैन तो एक साथ एक जगह जाएंगे नहीं,
तो 10,000 वालदैन को या जितने भी वालदैन हैं उनको इख्तियार दिया गया कोर कमेटी बनाने का पीटीए की, कि तुम्हारे जो भी मामलात रहेंगे आप अपने लोग, अच्छा उसको इलेक्शन के तरीके से आप लोग को चुनना है, हर क्लास के जिम्मेदार को चुनकर उनकी एक कोर कमेटी बनेगी। फिर जो भी एक क्लास की या जो भी स्टूडेंट की तकलीफ है वो पेरेंट्स कोर कमेटी के बताएंगे, कोर कमेटी मैनेजमेंट में और एजुकेशन ऑफिसर को और प्रिंसिपल से डिस्कस करेगी। तो ये इस तरीके से इस कमेटी के अंदर 50% लेडीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है, 50% लेडीज़ इसके अंदर रहेगी। स्कूल के मामलात में हर जगह माओ को तरजीह क्यों दी गई है? हम भी जो प्रोग्राम करते हैं तो हम जैसे आप लोग जेंट्स समय ना, हम लोग लेडीज़ को तरजीह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब माएँ हैं वो आए हमारे सामने, बच्चों की माँ। उसकी वजह ये है कि स्कूल के मामलात में ज़्यादातर 95% माँ ही जाती है स्कूल, ओपन डे बोलो, रिजल्ट लाने बोलो, बच्चे को छोड़ने बोलो। तो इसीलिए हम लोग लिटरेट जो करते हैं ना माओ को करते हैं। तो इसके अंदर 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी लेडीज़ को दिया गया है। तो अब इसके अंदर वापस हम आते हैं कि ये जब पूरे इख्तियारात दे दिए गए हमको सबको कि वे पीटीए की मंजूरी के बगैर सुई नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ये फीस जो हमसे 15,000, 16,000, 18,000 ले रही है, ये कैसे ले रहे हैं भाई? किसकी मंजूरी से आप ये 18,000 तय किए? इसीलिए आप लोग को वो देखना ज़रूरी है। मेरा पीटीए वर्कशॉप विथ फ़ी कैलकुलेशन जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन किया, 1.25 घंटे का है। ये जितनी प्राइवेट स्कूल है ना, जैसे हॉली मेरी, नेशनल, केमीएस, एनईएस, जितनी स्कूल है, ये साल की आपसे सिर्फ 800 रुपया फ़ीस चार्ज करना चाहिए। कितना? 800 रुपया साल की, या महीने की 1500 ले रहे? कितना ले रहे? पूरा कानून की कलम के साथ मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, एक एक सेक्शन वाइज एक्सप्लेन किया, उसके अंदर डिटेल। वो करते बैठूंगा तुमको 3 घंटा यहाँ लग जाएगा पूरा। तो एक एक चीज़ का हमने पूरा लिया है। हमने एक एक चीज़ को, प्यून का खर्चा क्या, बेल का खर्चा क्या, पानी का खर्चा क्या, गिलास का क्या, चौक का क्या, डस्टर का क्या। तो ये प्राइवेट स्कूलें जो है हमारी बड़ी बड़ी साल की 800 रुपये के ऊपर आपसे वे नहीं ले सकती, लेकिन ये लोग आपसे 20,000, 18,000, 15,000, 14,000 ये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। बताइए, अगर ये इतने चार्ज कर रहे सब बड़ी बड़ी स्कूलें, तो आप 800 रुपये अगर आपको भरना है, आप कुछ होगा। जब तक ये कोरोना नहीं आया था 2 साल की फ़ीस, अभी किसी के 3-4 बच्चे, अब वो 20,000 या 15,000 से फीस ले रहे। अब 4 बच्चे तो 60,000 साल की हुई, अब उनकी रुक गई 3 साल की फ़ीस। किसी के 1.25 लाख, किसी के 1.5 लाख। तो की आँख खुली यार, इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? अभी तक हर चीज़ अच्छे से चल रही थी, कोम में पानी डाल रहे थे, ताके में पानी डाल रहे थे, बरुआ फांदी बूंदा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कोरोना ने आँख खोल दी, कोरोना ने आँख खोल दिया। कहाँ से अब लाख रुपया भरेंगे भाई? तो ये सब चीज़ें बोले कोरोना रहमत साबित हुआ। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। वो 800 रुपये के ऊपर जब चार्ज नहीं ले सकते, तो ये लोग आपसे क्यों इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं? और ये बेगर मंजूरी के दे नहीं सकते। आप जो मंजूरी दोगे, आपकी फ़ीस जब तय करोगे इतनी ही फ़ीस ले सकते हैं, यही होता है, यही हिसाब होता है। वो हिसाब से मंजूरी शिक्षण मंडल भी देगा, सब आपको देगा। लेकिन आप खुद सोचो कि 15,000 की जगह आपको साल की सिर्फ 800 रुपये फ़ीस भरने आएगी। इसमें कौन है जो नहीं भर सकता? कौन है जो नहीं भर सकता? तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, आम वालिदैन क्यों डरते हैं? एक सबसे बड़ा बहाना है उनके पास। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस कानून की बहुत ज़्यादा आपको डिटेल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, आप लोग उतना टाइम बैठोगे नहीं। तो मेरा एकदम सीधा सीधा है, सबसे पहला काम यही करना, हमारे जो जिम्मेदार है शहजाद भाई, ज़की भाई, अल्तमश भाई और जो हमारे यहाँ सब हैं, इनसे आप मेरा यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब करो। इस नॉलेज को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, खाली आप नवीद बेताब डालोगे तो मेरे नाम से बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन जो इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से एक ही चैनल है जिसमें मेरा फ़ोटो है सदरी के साथ, वही फ़ोटो आप उसको वो करो, उसकी वीडियोस में आप जाओगे ना तो आपको पीटीए जहाँ जहाँ वर्ड लिखा मिलेगा ना, पीटीए, ये पूरे के पूरा प्रोग्राम आप देख लो। तो एक ये नहीं, इससे रिलेटेड तमाम कानून, तालीम से रिलेटेड केजी से लेकर पीजी तक, यूनिवर्सिटी तक मेरे लेक्चर उसमें अवेलेबल है। अभी देखो यहाँ पे जो चल रहा था, खाली एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रही थी, बाकी तमाम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन थी। ये वाहिद में आदमी था जिसने इसके ऊपर अपने सही तरीके से ऑब्जेक्शन दाखिल किया। मैंने ऑलरेडी गवर्नर के पास कानून के तहत पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन कर दी, जून में डिक्लेयर कर दी, मेरे एक अकेले की मेहनत पे, कि ताकि तब बच्चों के साथ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं उनकी मार्किंग मार्क्स बहुत ज़्यादा होते, जो ऑफलाइन देते उनके मार्क्स कम आते, तो ये उनको आगे एडमिशन में तकलीफ आती बच्चियों को जो भी था। तो इसके ऊपर एक्शन लिए, पूरे महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया। तो आप केजी से पीजी तक मेरी पूरी डिटेल इंटरव्यू, लेक्चर्स, टीवी न्यूज़ सब अवेलेबल है उसके ऊपर। यहाँ तक कि जो भिवंडी के अलग अलग स्कूलों में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ताल्लुक से भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। अब मुद्दे की बात ये चाहिए, जब यहाँ पर हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया, लोग को बताया कि ये देखो आपकी साल की गली 800 फीस होती है, ये बच्चे आपको ऐसा करेंगे, तो लोग को डर आ गया भाई हम कुछ करेंगे हमारे बच्चा वहाँ पढ़ने वाला है।
हमारा बच्चा पढ़ने वाला है कि हमारे बच्चे के साथ ये करेंगे, भाई बच्चों को तकलीफ़ देंगे और बच्चों के साथ दोहरा रवैया करेंगे, तकलीफ़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझाने से पहले हमने बाकायदा ऐसा प्रोग्राम लेकर उसके ऊपर डिटेल कानूनी वीडियो मैंने बाकायदा लोड कर दिया। हाउ टू प्रिवेंट क्रुएल्टी ऑन चाइल्ड, बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ होगी। तो पूरा आज़ादी से लेकर अभी तक 2021 तक जितने कानून पास हुए बच्चों के ताल्लुक से मेरी वो पूरी वीडियोस के अंदर डिटेल मिल जाएगी। मुख्तसर ये चीज़ आप समझ ले कि अगर आपके बच्चे के बाल भी धक्का करते हैं ना तो इनको 10 साल की जेल है। कितने की जेल है? 10 साल की जेल है। अगर ये आपके बच्चे को धूप में खड़ा करते, 4 बच्चों के बीच में बेइज्जती करते, वो टीचर को 10 साल की जेल है। कितने साल की? हाँ, द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 सेक्शन 75। आप जब मेरा लेक्चर सुनोगे तो हर एक का कौन से सन में कौन सा कायदा बना था बच्चों के लिए, 1960 में जो चाइल्ड एक्ट बना था वो से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 24A जो आर्टिकल बना है, मैंने वहाँ से लेकर 2020 तक बच्चों के लिए जितने जितने कानून बने मैंने सब तरतीब वाइज उसके अंदर मैंने बोला है। आपको 5-7 मिनट के वीडियो के अंदर पूरे बच्चे का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। फिर उसके अंदर और डिटेल मैंने दी, अगर आपके बच्चों को लोग कोई तकलीफ़ देते, दे भी दिए, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई उड़ के आके उनको सज़ा होगी, तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो उनको सज़ा देगा, कौन सा क्या करेगा, उसकी भी तफसील उसमें मौजूद है। गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ कैसे क्या की। 1 मई को अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशल कानून और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये 1 मई को, यानी कि आज से कितना 13-14 दिन पहले, ये 14 दिन पहले माशाल्लाह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ह्यूमन राइट कमीशन होता था ना, उस तरीके से चिल्ड्रन राइट कमीशन 1 मई से लागू कर दी। देखिए ह्यूमन में बच्चे भी आते हैं ना, हुकूक इंसानी में बच्चे भी है, लेकिन खास बच्चों के लिए एक अलग से मतलब चाइल्ड राइट कमीशन करके बना दिया। 1 मई से लागू भी हो गया पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया इसको। तो इतने ज़्यादा पावर्स और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी बच्चों को है ना कि आप अगर जब इसको पढ़ोगे देखोगे, कुछ नहीं, का आपके बच्चे को वर्कशीट नहीं रोक सकते, आपके बच्चों का रिजल्ट नहीं रोक सकते, आपके बच्चे का LC नहीं रोक सकते ड्यू टू फीस की वजह से कुछ नहीं रोक सकते आप। तमाम कानून के पहलू के अंदर हाउ टू इस्टेब्लिश PTA करके मेरा एक 48 मिनट का लेक्चर है, उसको आप देखोगे तो उसके अंदर पूरी डिटेल दी है कि आप अगर वो नहीं देते तो क्या करो, कैसे करो, अपने रिजल्ट कैसे लो, क्या लो। हम जो अपने मन में लगते हैं ना कि मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं दिए, मेरे बच्चे का पेपर नहीं दिए, तो यही नफ्स, दुखती नफ्स का वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग देखते हैं इनकी सारी जान इसमें लगी है, यही दुखती नफ्स इसको तड़पाओ। यदि आपका बच्चा अगर जूनियर KG सीनियर KG किया है तो बोले फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? वही स्कूल में बच्चा जूनियर सीनियर KG किया है तो पहली में दाखिले के लिए बोलते हैं फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म की फ़ीस लेते हैं, नए एडमिशन की फ़ीस लेते हैं, सब लेते हैं। जबकि एक बार अगर आधार ने आपके बच्चों को दाखिल कर दिया तो आप टू 12th अगर वहाँ पर है, 12वीं तक पूरी फैसिलिटी वहाँ पर है, तो आपके बच्चों को हिला नहीं सकती। अब तो 10वीं खत्म हो गया, मालूम है कि नहीं? 10वीं खत्म हो गया, बोर्ड का एग्ज़ाम 10वीं खत्म हो गया, अब डायरेक्ट 12वीं होगा। जैसे 8वीं 7वीं 5वीं 9वीं था ना होम एग्ज़ाम, मतलब 10वीं भी होम एग्ज़ाम हो गया, 11वीं भी होम एग्ज़ाम हो गया, अब 12वीं डायरेक्ट बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, 10वीं खत्म। तो ये फिर उसके बाद बच्चा जब 4थी पढ़ लेता है, 5वीं में जाता है, तो वही अदारा बोलता है भाई वो 5वीं के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर 5वीं के बाद जब वो 7वीं पढ़ लेते हैं तो 8वीं के लिए नया फॉर्म भरवाते। ये सब धांधली है। जब आप मेरी पूरी वीडियोस देखोगे उसके अंदर तफसील मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको तफसील मिलेगी सिर्फ की। तो ये जो जितनी भी इनकी धांधलियाँ चल रही है आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो आगे और तफसील जो मैं आपको दूंगा ना, इसके बाद में आवाम को भी मौका देता हूँ मैं कि जो जिसके मन में सवाल है, क्योंकि मैं तरतीब से अगर बोलते जाऊँगा तो बहुत लंबा है। मैंने आपको बोला ना ये फॉर्म का जो ये 100 रुपया देखो, ये अभी हम लोगों को 10 दिन पहले ये गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है। 10 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये हमको हमारी टीम के PTA के नाम से लिख कर दिया है कि अगर ये स्कूल जो फॉर्म का एडमिशन का 100 रुपया लेती है ना, 100 रुपये को मैंने हाईलाइट किया येलो से, देख सकते हैं आप, ये येलो से मैंने हाईलाइट किया है। अगर ये 100 रुपया भी लेती है ना स्कूल फॉर्म का, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, स्कूल का परमिशन ख़त्म हो जाएगा। आपको टोटल एडमिशन फॉर्म फ्री ऑफ चार्ज देना है। दूसरी बात, अगर आपको 100 बच्चे की कैपेसिटी लेने की, आपने 101 फॉर्म दे दिया तो भी आपका परमिशन कैंसिल। ये अब भी लिख कर दिया, अभी 2022 हमको हुकूमत ने अभी लिख कर दिया, हमारे नाम से हमको लिख कर दिया है। गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर लोगों ने जो एक्शन लिए, क्या क्या लिए, सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से इन्होंने GR में दिया है। गवर्नमेंट रिलेशन में इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से बातें सब पास है। आप जब देखोगे हर चीज़, हर बड़े अखबार ने हमको फ्रंट पेज पे जगह दी, हमारे PTA को हर फ्रंट पेज पे जगह दी हमारे इस चीज़ को, लेकिन हम गाफिल है, हमको हमारे हुकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत ने बाकायदा अब भी यही
मई और जून के अंदर इनको पूरी डिटेल पूरा लिख के दी, पीटीए क्यों लागू करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये तब की तफसील आपको देखना तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। ये तमाम कागजात, तमाम जीआर के, ये देखो कानून का फ़ीस कैसे तय कर सकते हैं, एफआरए बोलते हैं इसको, फीस रेगुलेशन एक्ट, ये पूरी चीज़ें। तो ये इस तरीके से तमाम बातें हो सकती है, लेकिन हम जब तक बेदार नहीं होंगे, हम ज़हनी गुलामी से जब तक नहीं निकलेंगे, कहीं पे हमारे पास मैनेजमेंट के नाम पे गुलामी है, कहीं पे हमारे इलाके के हम सेठ लोगों से डरते हैं, कहीं पे हम पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे गुलाम है, कहीं मसलक और जमात के नाम पर गुलाम है, कहीं इलाके के नाम पर गुलाम है, बात समझ रहे हैं आप, कहीं बिरादरी के नाम पर गुलाम है। ये ज़हनी गुलामी जब तक नहीं निकलेगी, आप अपने हुकूक लोगे नहीं। और हुकूक आप कब लोगे मालूम है? जब लिटरेसी आएगी, तालीम, इल्म। जब तक आपके पास इल्म नहीं बढ़ेगा, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं आएगा, आपके अंदर कोई चीज़, आप जितना भी बाहिम्मत हो, आपको कोई बोलने की सलाहियत नहीं रहेगी, ना आप बोल सकते हो, ना अपने हुकूक ले सकते हो। और आज तमाम खामी आपके अंदर है, लेकिन आप इल्मी तौर पर पुख्ता हो, आपके पास लिटरेसी है, तो आप हर कमज़ोरी के बाद भी आप लड़ जाओगे। बात समझ में आई? देखो आप ही के बीच के हमारे शहजाद भाई, ज़की भाई, अल्तमश भाई, ये जो पूरी इनकी पूरी टीम है अम्माल बाड़ी की, आप ही के बीच के लोग हैं। कभी तालीम में ध्यान नहीं दिए थे, पढ़े लिखे लोग हैं, सब है, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया तो आज हमारी टीम के बेहतरीन एक्टिव मेंबर के तौर पे काम करके खुद का छोड़ दो, अपने बच्चों का या स्कूल का, दूसरी जगह जा जाके लोग का मैटर हल कर रहे, दूसरी जगह जाके लोग का मैटर सलटा रहे। तो एक कब आएगा? जब लिटरेसी आएगी। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं मेरा भाई, तब तक ये चीज़ होगा नहीं। आप मुख्तसर में समझ लो कि हुकूमत ने आपको सारी सहूलत दी है, आपकी फ़ीस हर प्राइवेट स्कूल में भी माफ़ हो सकती है, उसका भी पूरा एक्ट है, और कितनी फ़ीस ज़्यादा ले सकते हैं उसका भी एक्ट है। जो आरटीई 2009 पास हुआ था, 25% कोटा हर स्कूल को दिया गया था, सिवाय माइनॉरिटी के स्कूल के। तो माइनॉरिटी का स्टेटस था, वो स्कूल छोड़कर बाकी तमाम स्कूलों में 25% फ्री एडमिशन देना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत। ये तमाम चीज़ें आपके पास ये सहूलत दी गई है, ये सब करते हैं। लेकिन आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं आएगा, तो सबसे शॉर्ट वे आपके पास है। आप 6 महीना, साल भर में जितनी किताबें पढ़ोगे, मेरा 1 घंटे का कोई भी एक लेक्चर सुन लोगे ना आप, तो आपको तमाम वो 50 किताबों का निचोड़ मिल जाएगा उसके अंदर, हवालों के साथ। तो आप इंजीनियर नवीद बेताब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सबसे मेन, सबसे अहम बात, ताकि आप लोगों अपडेट, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल पे दबाओगे तो हमारी जो भी नई वीडियो लोड होती है, जैसे ये वीडियो भी इंशाल्लाह लोड होगी, तो ये अपडेट आपके पास खुद ही आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आपको सब मिल जाया करेगी। तो इंशाल्लाह सब चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना इंजीनियर नवीद बेताब, और पीटीए का जितना है वो सब देखिए आप लोग याद से, ठीक। अब मैं चाहूँगा कि ऑडियंस इसके अंदर किसके मन में क्या सवाल है वो करे, ताकि मैं वो जवाब आप लोग को दे सकूँ। जिसको जो सवाल है मन में करो, क्योंकि ये कायदा खाली कायदा बताते जाऊंगा तो मुझको 5 घंटा भी कम पड़ेगा। इसीलिए बोला मेरी वीडियोस देखोगे, पीटीए का जो भी आप देखोगे पूरी तरतीब से आपको वो हो जाएगा। जो भी मन में आपके डाउट है, आपके बच्चों के ताल्लुक से, एडमिशन के ताल्लुक से, किसी ताल्लुक से, जो सवाल जो है आप लोग पूछिए, बोलिए जिसके मन में जो सवाल है। मेरे को क्या, मैं 10 दिन 10 रात बताते रहूँगा, आप सुनते रहोगे, वो कोई हासिल नहीं है। उससे बेहतर है कि आपको जो चीज़ का डाउट या कन्फ्यूज़न है, जैसे मैं बोला ना फीस पूरी माफ़ हो जाएगी प्राइवेट स्कूल में, एक आरटीई एक्ट है 2009 वो है, फिर प्लस अगर आप फीस भर के भी पढ़ना चाहते हो तो हुकूमत ने इतनी सारी सहूलत उसके अंदर दी है आपको, इतनी सहूलत दी है कि ये लोग बोला ना कोई भी प्राइवेट स्कूल साल के 800 रुपये के ऊपर फीस नहीं ले सकती आपसे, और बगैर आपकी मंजूरी के एक प्लास्टिक का गिलास भी नहीं ला सकती। तमाम इख्तियारात 21 मई 2010 से वालिदैन को दे दिए गए, तमाम इख्तियारात स्कूल के। बोलिए क्या सवाल किसके मन में, सवाल वाइज अगर आपके पास से आता है तो बेहतर तरीके से अच्छी कर, बोलिए ना भाई, बोलो, नाम लो, वादा नहीं अपन किसके। देखो एक बात समझ लो भाई, मुख्तसर बोल रहा हूँ, अपना किसी अदारे, किसी स्कूल, किसी जमात, किसी गुरोह, किसी फिरके के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं है भाई। ये पूरे महाराष्ट्र की हाथ में जो हुकूमत ने दिया, मेरे अब्बा ने नहीं लिखा है, आपके अब्बा ने नहीं लिखा है, हुकूमत ने थाली में सजा के जो हमको दिया है ना भाई, मैटर, जो कानून, जो हक, जो इख्तियार, हम उसके लिए लड़े। किसी अदारे, किसी गुरोह, किसी फिरके, किसी जमात, किसी बिरादरी, किसी स्कूल के खिलाफ हमारा कुछ नहीं है। हमारा हक लेने के लिए हमारी सारी जंग है। वो स्कूल कोई भी, मेरे बाप की भी है तो उस पर ये चीज़ लागू होगी, तुम्हारे बाप की भी है तो ये चीज़ लागू होगी। नाम लेने में झिझकने का नहीं, जो तकलीफ है खुल के नाम के साथ बोलो। हाँ, केमियस स्कूल बोलो। हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक।
देखो इसी की मिसाल है कि अभी 2 स्कूलों में जो डोनेशन के ऊपर एक्शन हो, आज भी हुआ, दांडेकर वाली में आज भी हुआ ना, वीडियोस भी आ गए, देख लिया आप। वो था पहले मुस्लिम स्कूल जो हिंदू मुस्लिम का, उसको मुस्लिम के अदारा बंद करने का बोले, दूसरा हमने ये चीज़ की है। लेकिन एक बात बताओ मेरा भाई, अगर माँ कभी ज़िंदगी में सोचे ज़बरदस्ती बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। समझ में आई मेरा बात भाई? भूख आपको लगे रहेगी, मेरे खाना खाने से आपका पेट भरेगा क्या? तो ये चीज़ हम तो ले रहे हैं हमारे तौर पर, हम एक्शन ले रहे हैं, उसी का नतीजा है कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये 15 नहीं, ये 1.5 लाख रुपए भी अगर महीने की भी फीस लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़पति हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे से वो लोग महीने की 1.5 लाख भी देंगे, मैं फ़र्क नहीं, मैं कौम के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं हमारे महाराष्ट्र की आवाम के हुकूक के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप कब लोगे? आप खाना खाते हो तो आप खुद खाते हो, आपकी तमाम हाजत आप खुद पूरी करते हो, तो इसके लिए दूसरे से क्यों नहीं करते? इंसान को, हम लोगों को यही करते हैं, इसी को बोलते खुद का हम पे निर्भर हो रहे हो, हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे, हम मोदी जी के हुक्म का पालन कर रहे, लोग को आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मनिर्भर भारत। आप मोहताज मत रहो किसी के। कल अगर हम मर गए तो क्या ज़िंदगी भर डोनेशन भरोगे आप? डोनेशन टोटल इलीगल है। डोनेशन बाकायदा STF इसके ऊपर एक्शन लेती है, एंटी करप्शन है इसके ऊपर एक्शन लेती है। इसको खंडनी का वर्ड दिया गया डोनेशन को, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन समझते हैं ना, हफ्ता वसूली, खंडनी। डोनेशन को बाकायदा खंडनी का वर्ड दिया गया, खंडनी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, बच्चू कडू ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने बाकायदा वर्ड दिया है एजुकेशन वालों को, तस्कर सम्राट। बाकायदा न्यूज़ है, उन्होंने बाकायदा न्यूज़ इसमें रिलीज़ किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्होंने तस्कर सम्राट बोला है। ये देखो, तस्कर सम्राट, सब मेरे नाम से न्यूज़ दिए इन्होंने, टोटल मेरे नाम से टोटल इन्होंने न्यूज़ दी है, तस्कर सम्राट बोला है। हमारी मिनिस्टर ने क्लियर कट बोल दिया, वर्षा गायकवाड़ ने, अगर कोई भी तकलीफ आप बच्चे को देते हो, लिविंग में, रिजल्ट में, किसी और चीज़ में, फीस के लिए दबाव डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आप इसके लिए बाकायदा कार्रवाई होगी। लेकिन कोई पेरेंट आता ही नहीं, कोई पेरेंट आगे नहीं आते। अभी 10-10 हज़ार का कैंपस होगा, KMS का नाम ले रहे हैं ना, 10 हज़ार का कैंपस है। 10 हज़ार का कैंपस से क्या मतलब हुआ? वहाँ PTA मेंबर 10,000 वालिदैन है। 10,000 वालिदैन में हम लोग इतनी मेहनत करते, रोकने को तो 40-50% लोगों ने 7 करोड़ और 8 करोड़ और 5 करोड़ जितना भी वो बोरे रोक दिए। 50% से ज़्यादा लोग तकलीफ पे रोक दिए, लेकिन मूवमेंट के लिए क्यों नहीं आते आगे? अरे आपको भी जब तक आप रोगे नहीं, आपकी माँ आपको दूध नहीं पिलाएगी, आपको डॉक्टर को आपकी तकलीफ दर्द बताना पड़ेगा। और अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे, बैसाखी के जिम्मे रहोगे, हमको अपनी बैसाखी मत बनाओ, आप खुद खड़े होना सीखो। नहीं तो हम तो लड़े, हम तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम मर गए, हम ये मूवमेंट छोड़ दिए तो क्या ज़िंदगी भर आप मतलब बदउनवानी में जियोगे? ज़िंदगी भर जुल्म सहते हुए जियोगे? देखो, जुल्म करना जितना बड़ा गुनाह है, जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। बात समझ में आई मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो खुद कफील बनो भाई, खुद मुख्तार बनो, किसी के मोहताज मत बनो। आप 1 कदम चलो, आपका साथ देने के लिए हम 10 कदम, मेरी पूरी टीम 10 कदम आपके साथ रहेगी। बोलो, किसी के मन में कोई और सवाल? किसी के मन में कोई और सवाल? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मीटिंग साल में कितनी बार होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। नहीं उसका जो मीटिंग जो होंगे PTA जो उनका मेंबर जो होंगे तो नए चुने जाएंगे या क्या उसी को कंटिन्यू जारी रखा जाएगा? ठीक, वेरी गुड। देखो, हर साल जितने लोग का एडमिशन होता है ना, हर साल जितने बच्चे PTA मेंबर वो बढ़ते जाएंगे। PTA मेंबर का एकदम सिंपल उसूल है कि साल में 2 बार, हर 6 महीने पे जो 10,000 होगी, 50,000 वहाँ पे PTA मेंबर हो। साल में 2 बार कैंपस में उनकी मीटिंग होना कंपलसरी है, यानी हर 6 महीने पे। 15 अगस्त से पहले पहली मीटिंग, 15 अगस्त के बाद दूसरी मीटिंग, यानी साल में 2 मीटिंग पूरे की पूरे पेरेंट्स की, 10,000 की, वो कंपलसरी है। और जो आप लोग अपना इलेक्शन करके जो गिनती के, आप जो भी अपने मतलब 150 लोग को चुनोगे कोर कमेटी कि आप लोग की तरफ से, ये आपके नुमाइंदे हर जगह जाके, जब हम वार्ड में अपना नुमाइंदा चुनते हैं किसी का, तो आप जो आपका वफद बोलो, नुमाइंदा जो चुनोगे ना, उनकी हर महीने मीटिंग होना चाहिए। और उनके सामने सारे खेल जो है उन्हीं के ऊपर होता है, जो कोर कमेटी रहेगी। तो बात समझ, EPTA बोला जाता है उसको, एग्जीक्यूटिव PTA कमेटी जो है। तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने हर महीने इनको पूरा ऑडिट का हिसाब देना है मैनेजमेंट को। अभी एक तसव्वुर करो आप लोग, हमारे जो टीचर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, हमारे बुज़दिल कौम होती है, टीचर की कौम। अब ये टीचर जो प्रिंसिपल के सामने जाने डरती है या डरता है, या मैनेजमेंट के सामने चेयरमैन के, अब तसव्वुर करो कि एक टीचर बैठा है, या लेडीज़ हमारी टीचर 5,000 4,000 वाली टीचर बैठी है क्लास की, जो 60 बच्चों को जो उंगली पर नचाती है वो बैठी है। अब
चेयरमैन आ रहा है, ट्रस्ट का चेयरमैन आ रहा है, सेक्रेटरी आ रहा है, वैसे हाथ बांध के पूरा ऑडिट ला के टेबल पे ऐसे हाथ बांध के रखा है। अब बोल रहे देखो मैडम हमारे को इतनी कमाई आई, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा, ये बचा है। तुम गौर करो, एक टीचर के सामने आके चेयरमैन स्कूल का हिसाब दे रहे हैं। ये तसव्वुर कर सकते हैं आप लोग? ये पीटीए में कंपलसरी है, ये कंपलसरी। वो टीचरों को इतना इख्तियार दिया गया, जो टीचर आज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं ना, वो बदनसीब लोग हैं, वो बदनसीब लोग हैं जो पीटीए के लिए हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पीटीए लागू होने का किसको है मालूम है? टीचर्स को है। जो प्रिंसिपल, जो चेयरमैन, जो सेक्रेटरी, अदारे के बड़े जो रहते थे, पटेल पुडारी, जिनके सामने उनको जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, वो खड़े होकर हाथ बांध के इनको हिसाब देंगे। ऐसा कानून में लिखा है ये पीटीए के 21 नुकात में वो भी है। ये पीटीए का फुल फॉर्म क्या है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। जितनी क्लास है, जितनी डिवीज़न है, हर टीचर उसमें मेंबर है पीटीए की। बात समझ में आई? अभी देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे बोला भाई आपका क्लियर हुआ कि इसको साल में 2 बार कंपलसरी मीटिंग लेना है और हर महीने कोर कमेटी की मीटिंग लेना कंपलसरी है। बाकायदा कोर कमेटी को नोटिस जाएगी, साल में 2 मरतबा होना है, कंपलसरी है। हर नए साल में, तालीमी साल में हाँ, नया इलेक्शन होगा ना, और डिवीजन वाइज कोर कमेटी जो भी चुने जाएगी ना, कोर कमेटी, वो कोर कमेटी का ये दिया बायलॉस कि वो 3 साल तक के लिए रहेगी कोर कमेटी, 3 साल। ठीक है, नए तो पेरेंट तो ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो एक बार बन गया फिर वो 3 साल तक नहीं बनेगा। और हर साल जो आप बोल रहे हैं ये कॉमन इलेक्शन होगा। जो कोर कमेटी जो कॉमन बनेगी अलग रहेगी, कोर कमेटी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनेगा वो अलग बनेगा। ये चीज़ है उसका। बोलो और कोई सवाल? या आपने 800 रुपीज पर ईयर बोला है हाँ, फीस, ओके, तो दिस इज फॉर परमानेंटली नॉन एडेड, परमानेंटली नॉट है, सेल्फ फाइनेंस के लिए, सेल्फ फाइनेंस, 3rd कैटेगरी। हाँ, मतलब उनको कोई इमदाद नहीं आ रही नहीं। गवर्नमेंट, राइट? नहीं, अभी मैं अज्यूम करूँ एक इदारा है हु हैज़ 10,000 स्टूडेंट्स, अगर हर एक स्टूडेंट 800 रुपये भरता है, दैट मीन्स दी इंस्टीट्यूट इज अर्निंग 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपये कमा रहा है। हाँ, अगर मैं रेशियो पकड़ूँ टीचर वर्सेस स्टूडेंट का, हाँ। 30:1 पकड़ रहा हूँ, जो कि एक्चुअली 20:1 है, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर मैं पकड़ रहा हूँ, तो उस स्कूल को 333 टीचर रखने पड़ेंगे। बहुत गौर से सुनिए इस बात को। 333 टीचर रखने पड़ेंगे। अब 80 लाख को हम अगर 333 से डिवाइड करूँ तो इट कम्स टू 24,000 रुपीज़ पर एनम। टीचर की तनख्वाह 24,000 रुपये पर एनम। मंथली वो हो रही है 2,000 रुपये। जब मेरा वही सवाल था, ठीक ठीक, हाँ, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, अगर वो इदारा बाहर से हॉल वगैरह भाड़े पे देकर 80 लाख रुपये और कमा लेता है, 1,07,00,000 रुपये उसकी आमदनी हो गई साल की, ठीक, तो भी ये 24,000 रुपये विल बिकम 48,000 पर एनम एज अ सैलरी ऑफ द टीचर। दैट कम्स टू 4,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। महाराष्ट्र के मिनिमम वेजेस भी वो नहीं है। तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वेदर दैट 800 रुपीज़ इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर। आई अंडरस्टैंड इट, या इट विल बी वर्क प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली 800 रुपीज़। भले भाई के लिए एक बार ताली बजाओ। टीचर भी मौजूद है, आप बढ़ा सकते ठीक है, हैं। ठीक है, हाँ, इंशाल्लाह ये टीचर ही क्लियर करेंगे। अब नंबर 1, इन्होंने 3 बातें इसके अंदर पूछी सवाल के अंदर। इनका ये बोलना था, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, कि 1:30 का जो रेशो है, दैट कॉल PTR, कानून के ज़माने क्या बोलते हैं, पुपिल्स टीचर रेशो। तो ये 1:20 और वो नहीं है, 1:40 है। हम शहर में रहते हैं कॉरपोरेशन की हद में, ये 1:40 है यहाँ पर। दूसरी बात, इसी चीज़ को पहले लेते हैं जिसका इन्होंने कैलकुलेट किया। कोई क्लास भिंडी की ऐसी नहीं है, केमियस ही एक मिसाल ले लो तो मिसाल के तौर पे केमियस ले लो, चाहे समझिया जाओ कहीं पर भी जाओ, कोई क्लास ऐसी नहीं है जिसके अंदर 120 से कम बच्चे। नंबर 1, 40 बेंच के ऊपर 120 बच्चे बैठाते आप दो, और एक टीचर जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, जिसकी आप सैलरी आप जोड़ रहे हो, किसी को लोग 5,000, 5,500, 6,000 के ऊपर नहीं देते। और आप जो 10,000 बच्चों का आपने कैलकुलेट किया, उसको रिकैलकुलेट करो, आप 10,000 से रिकैलकुलेट करो और उसको जोड़ो कि वो लोग 120 बच्चे पे एक टीचर दे रहे। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो एक टीचर को जोड़ दिया सैलरी, आपने कानून के हिसाब से, कानून के अंदर 3 रेशो दिया गया है, 1:30, 1:35, 1:40, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर, 35 बच्चों पे एक टीचर, 40 बच्चों पे। तो उसकी कैटेगरी है, ये कहाँ पर होना चाहिए। तो कॉमनली अपने कॉर्पोरेशन का 1:40 का रेशो है। इस अदारे बड़े, आबादी बड़ी है, तो ये एक टीचर जिसका इन्होंने सैलरी काउंट कर लिया ना, कि भाई ये सैलरी अगर इतने बच्चों पे इतनी होती है, तो नंबर 1 ये कैलकुलेशन यहीं पे कंडेम हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 या 30 बच्चों पे एक टीचर रखते ही नहीं, ये लोग कम से कम 700 बच्चों पे एक टीचर रखते। नंबर 1 बात, एक टीचर एक क्लास नहीं पढ़ाती, एक टीचर एक क्लास को नहीं पढ़ाती।
अगर आप नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ क्लास भी इसीलिए बोला, देखो ये चीज़ का ईजीएस्ट वे था, फिर बोलूँगा तो 1 घंटा सवा घंटा लगेगा। मेरा पूरा है पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन, मैंने टाइटल ही वही दी है, पीटीए का वर्कशॉप लिया, उसने फी कैलकुलेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ का एक्सप्लेन किया, तो आपको वो पूरा ईजीएस्ट बच जाएगा, ये अपना सवा घंटा बच जाएगा। दूसरा इनका सवाल था, ये बचता ही नहीं है पैसा, इनका नहीं दूसरी आमदनी भी जोड़ो तो होता ही नहीं। तो इनका जो कैलकुलेशन है ना, जो चीज़ का कि भाई ऑलरेडी ये जितनी ईमानदारी कानून के हिसाब से बताए, 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर, तो इतने 33 टीचर होते, ये होते, उतने टीचर ये रखते ही नहीं। नंबर वन चीज़, आप जब उसको लोगे, आप एक एक चीज़, इवन ये लोग अपने मास्टर पे अलग साइन लेते हैं, और जो ऑडिट के लिए मास्टर जाते हैं वो अलग साइन होता है इनका। ये तमाम चीज़ इनके खाने कमाने का धंधा है। इसका डिटेल आंसर के लिए जैसे मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी ना पीटीआर का, कि जो रेशो इन्होंने माना 1:30 का, तो ये लोग 120 बच्चे के ऊपर एक टीचर रखते हैं, और एक टीचर कम से कम 700 बच्चों को पढ़ाती है पर डे, 700 बच्चों को। तो पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन प्लीज़ आप लोग देख लो, और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जो हम बता रहे हैं ना, ये अमली तौर से, अगर इसकी मिसाल आपको देखना है तो भिवंडी में ऑलरेडी 7 से 8 स्कूलें हैं जो मेरे मशवरे से चल रही हैं, छोटे लेवल पे। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, उर्दू मीडियम भी है, जो बाकायदा उन लोग फिल वक्त साल की 800, 900 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक फीस लेके चल रही है, उनकी स्कूलें भी चल रही है, और आगे जैसे उनकी तरक्की हुई। अच्छा, ये एक अलग विषय, जैसे बोला दूसरे अखराजात, दूसरे ये, तो इनको बेसिकली ये नहीं मालूम, इन्होंने अपने मन से प्रेज्यूम कर लिया कि अगर ये 80 लाख ये पकड़ो और 80 लाख बाहर का भाड़ा पकड़ दूँ। इनको ये सोचना चाहिए कि एवरी ईयर जो डोनेशन वो स्कूल को आता है बाहर से क्या आता है। कोई टीचर कोई अपॉइंट करता है ना बच्चों के ऊपर, तो यही सोच के अपॉइंट करता है कि मेरा ये टीचर कम से कम इतने बच्चों को ये इतनी क्लास संभाल ले। जब ऑलरेडी वो लोग 300 टीचर रखने की ताकत रखेंगे, या उन लोग 50 टीचर रखने की ताकत रखेंगे, तो उनकी इनकमिंग उतनी रहेगी तो रखेंगे, या तो रखेंगे ही नहीं। कोई अपनी जेब से नहीं देगा कि टीचर पहले रख लो, बाद में देखेंगे पैसा आएगा, सैलरी आएगा तो देंगे। ये इनका सबसे मेन है गड़बड़। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। हाँ बोलो। बताया कि महाराष्ट्र में या हम जो है रूरल सिटी में रहते हैं, 40 पे एक टीचर का जो है 1:40, और ये लोग 1 पे 700 रखते हैं। तो मैं यहाँ के जितने पेरेंट्स, टीचर सब लोग हैं, उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों की फ़ीस कम करना चाहते हो या तालीम का मेयार बढ़ाना चाहते हो? फीस को पीटी के मुताबिक कन्वर्ट करना चाहते हैं। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, राइट। आप फीस भी कम करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं सस्ती में पढ़ाऊँ, बस बच्चा पढ़ ले, ऐसा तो नहीं चाहते हो ना। आज तो ये नहीं है ना कि अभी जस्ट ऑन लिटरेसी के सिर्फ साइन करे। देखो ये भाई का ये बोलना है शॉर्ट में, भाई का, कि अगर आप लोग फीस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मेयार तालीम जो आपके बच्चे का है वो नहीं हो पाएगा। मेयार तालीम देखोगे तो आपको फ़ीस को इग्नोर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर वन चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा मेयार तालीम बढ़ाने की आप बात भी करोगे तो आपको मालूम है अप्रोक्सीमेट कम से कम 1.5 लाख बच्चे हर साल, 1.5 लाख बच्चे पूरे भिवंडी तालुके से 10th के एग्ज़ाम में, अभी तो 10th अभी ख़त्म हुआ, अपीयर होते थे, जिसमें से आपको मालूम है ड्रॉप आउट का रेशो क्या है। ड्रॉप आउट का हार्डली 8 से 9 हज़ार बच्चे आगे जाते हैं, यानी 1,40,000 1,42,000 बच्चे ड्रॉप आउट होते हर साल। तो ये जो मेयार तालीम की बात बोले ना भाई, ये भी पीटीए को इख्तियारात है, ये भी पीटीए को। इसका पॉइंट नंबर 3 जो आपको मैं बताया ना कि पूरा पीटीए के सामने पूरे सोर्स ऑफ इनकम, सब इनकम, तो इसके अंदर पूरी फीस जब ये करती है तय, पीटीए पूरी फीस तय करती है, तो जब मेयार बढ़ेगा तो वो खुद ब खुद जो वालदैन बीच में वो लोग बढ़ाएंगे ना। अच्छा, दूसरी बात, मेयार के नाम पर आप बच्चों को ज़बरदस्ती थोप नहीं देते। मैंने एक साइंस लैब बनाया कि एग्जाम्पल मेरी स्कूल मैंने साइंस लैब बनाया, तो वो भी पीटीए के अंदर डिटेल दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 9 और 8 के अंदर दिया हुआ है कि जैसे अगर मैं एक मतलब कुछ बनाया, मेरे को एक साइंस लैब हाईटेक या कंप्यूटर लैब बना दिया, लोग को कंप्यूटर की एजुकेशन मिले, तो मैं ऑलरेडी समझो मेरे पास 100 बच्चे पढ़ रहे, तो उसके अखराजात में फट से 100 बच्चों पर नहीं थोप सकता कि अरे तुम्हारे लिए लाया हूँ। चलो ये बच्चे अगर भर देते हैं, 100 बच्चे कंप्यूटर लैब का पूरा अखराजात आज भर दिए, नेक्स्ट ईयर आज तो खर्चा बच्चों पर डाल दिया मैं पूरा, ऐसा कि 1 साल हुआ लैब ख़त्म हो गया, फिर अगले साल के टोटल बच्चे फ्री, तुम फीस तो वही लोगे अगले साल जो तुम थोप दियो वही लोगे। फिर उसके बाद जो लैब तुम्हारा 10 साल चलेगी, 50 साल चले, फीस तो तुम वही ले रहे हो ना। इसी उसमें गाइडलाइन है कि कोई भी अगर शुल्क निर्धारित करना है तो करंट बच्चों के ऊपर नहीं, उसको डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। ये इसीलिए आप उसको पूरा सुनोगे तो आ जाएगा, पूरी डिटेल है। जो कन्फ्यूज़न है ना माइंड में, वो पूरी डिटेल है, लेकिन शर्त देखिए कि आपको तमाम वीडियोस मेरी देखना पड़ेगा पीटीए की। वो 5 साल में उसको डिवाइड करना है ताकि वो आने वाले 5 साल तक वो बच्चों में डिवाइड होगा। दैट कॉल कैपिटेशन पर स्टूडेंट,
उसको कैपिटेशन बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, इकोनॉमिक वर्ड में। वो कैपिटेशन डिवाइड होता है पूरा कि फीकस बच्चा कितना उसके ऊपर बेयर कर सकता है। फिर दूसरी बात, जब स्कूल पास होती है ना, पहले ही शराइत होती है स्कूल पास करने की। स्कूल जब कोई आप जाते हो ना यूडाइस नंबर लेने, परमिशन लेने, तो उसके लिए पहले शराइत होती है पूरी सब कि आपको ये देना है, इतना स्ट्रक्चर देना है, इतने स्क्वायर फीट का आपको गाला देना है, आपको इतनी ज़मीन रिजर्व दिखाना है, इतना एफडी करना है। 55 लाख रुपए का एफडी लगता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, वो अदारे के नाम पे, संस्था के नाम पर, तो आपको परमिशन मिलता है। अगर ये सब आपके पास नहीं है, ये सब आपके पास नहीं है, तो आपके स्कूल का परमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए भिवंडी में हर साल इलीगल स्कूलों की लिस्ट आती है, देखेंगे ना आप, इलीगल स्कूलों की लिस्ट आती है, स्कूल में दाखला मत लो। तो वो इसीलिए होता है, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास है तो वो करो। तालीमी अदारा किसी भी सूरत में नफ़ाखोरी नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में नफ़ा नहीं। देखो अभी एक कानून जस्ट अभी हमको लिख के मिला, क्या मिला मालूम है? कि अभी समझो यूनिफॉर्म लेना कंपलसरी है, यूनिफॉर्म लेना स्कूल से कंपलसरी है, बैग लेना कंपलसरी है, तो स्कूल एक ही शर्त पे बेच सकता है। मराठी में बोलते हैं ना तोटा ना प्रॉफिट, ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट का जो है, बात समझ में, कोई लाभ नहीं चाहिए और कोई प्रॉफिट नहीं, ना नफ़ा ना तोटा, ये उनका क्लॉज होता है। अब इसके अंदर समझो मार्केट में एक यूनिफॉर्म 100 रुपये का, सुनो गौर से, बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, अब भी बता रहे हैं, हमको लेखी में बाकायदा गवर्नमेंट ने लेखी में दी हमको ये चीज़, ये तो कोई हाईलाइट क्यों इधर पे, ना तोटा ना प्रॉफिट, ये बाकायदा गवर्नमेंट ने हमको दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने हमको बाकायदा चीज़ लिख के दी। समझो एक यूनिफॉर्म 100 रुपये का है, सुनो गौर से, बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, स्कूल कब बेच सकती है? अगर मार्केट में वो 80 रुपये का बेच रहे, तब उन स्कूल वालों को क्या बोलेंगे? कॉमन आदमी, कॉमन कैलकुलेशन के, अरे यार वो मार्केट से वो लोग 20 रुपया 20% ज़्यादा दे रहे, है ना, ये बोलेंगे यार वो वहाँ सस्ता है। तो नंबर 1, मार्केट से कोई चीज़ महंगी नहीं बेच सकते, नंबर 1 ना, सुनो गौर से, लिख के मिला है, अभी मिला है रिसेंटली, मार्केट से कोई चीज़ ऊपर नहीं बेच सकते। नंबर 2, मुनाफे में नहीं बेच सकते। अगर वो 80 रुपये में बेच रहे तो मानी की बात, उसको 50 और 60 में आया होगा वो मार्केट वाले को। तो अगर आप मुद्दल भाव में, मुद्दल भाव में, खरीदी रेट में अगर बच्चों को कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो तो करो। यूनिफॉर्म में कमीशन, स्कूल में कमीशन, बैग में कमीशन, हर चीज़ में कमीशन। वो तो अल्लाह का एहसान है, अभी तक राशन डिक्लेयर नहीं किया कि राशन भी स्कूल से ही लेना है। समझ में आई बात आपको? तो विदाउट प्रॉफिट अगर ये दे सकते हैं, विदाउट प्रॉफिट, तो स्कूल से सामान, बताओ कौन इसके अंदर जो स्कूल से यूनिफॉर्म और बैग नहीं लेता, है ना? थोप दिए उसको आपके ऊपर, जबकि ये लिख के दे रहा। देखो हुकूमत का काम है कानून पास करके आपके हाथ में सजा के दे देना। अब आप रोगे, आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो आप अपना हक नहीं ले सकते, आप अपना हक नहीं ले सकते। शादी में कहते डिश छीन के लेते, अबे वहीं रखे जा रहे, मेरे को दे ही नहीं रहे। उसमें लोग नहीं बोलते कि आप ही खा लो, आप ही डिश रख लो, जान दो तुम ही खा लो, मैं भूखे रह, तो नहीं बोलते। अबे उसको नल्ला दिया, मेरे को भी नल्ला दे, उसमें अपना हक बरोबर समझता है। तो मेरा भाई अपना हक लेना सीखो, खुद कफिल बनो, खुद मुख्तार बनो। ये कैलकुलेशन एक अल्फाज में आपको नहीं समझेगा, नहीं तो मेरे को भी वापिस 3 घंटा चाहिए। आप मेरा PTA वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन देख लो, GR की पूरी मालूमात, पूरे 21 पॉइंट को मैंने तरतीब से बताए हैं उसके अंदर। जैसे यहाँ मुख्तसर आपको मेन नुक्ता बताया भाई, उसके अंदर पूरा 21 पॉइंट्स मैंने पूरा डिटेल में बताया है, बोर्ड पे कैलकुलेशन के साथ बताया। नहीं, जस्ट टू कट शॉर्ट ना, मैं सिर्फ इतना बोलना है कि जिस तरह से हम है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड आल्सो इम्प्रूव। आप जैसे वो आप PTA करेगा डिसाइड हो। 50 में से सिर्फ 9000 बच्चे आगे जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप आउट रेशियो जो है 90% है। वो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, जब ये रेशियो एक्चुअली PTA जो देखो है, इसका, कम करें। हाँ तो इसका जो है ना, एक रीज़न नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैंने डायरेक्ट आज का रेशो रखा, PTA तो अभी सबको मान भी नहीं रहे। ये तो वो वक्त की बात बता रहे कि जब एजुकेशन ख़राब हो जाएगा, अगर हम ये 800 भरेंगे तो ऑलरेडी जो नेशनल में 30-35 भर रहे हो, ऑलरेडी होली मेरी में भर रहे हो, लोग बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हैं, 8 साल पढ़ के आने के बाद यहाँ लूम चला रहे। मेरे कई दोस्त लोग MBBS कर रहे हैं, घर का कारखाना संभाल रहे। कई दोस्त CA है जो घर के राशन की दुकान में बैठे हुए, घर के राशन की दुकान में बैठे हुए। इसके पीछे फैक्टर कुछ और है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। ये तो तालीम का एक निज़ाम जो थोप दिया गया है, एक जो थोप दिया गया ना, यहाँ से इतना इतना पढ़ना है, एक सिस्टम बन गया है। पुराने हमारे जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, चमड़ा जगात खाने वाले भेड़ बकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुरान आलिम भी रहते थे, साइंस के भी कई चीज़ें ईजाद की है, बड़े बड़े हिसाब के मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ईजाद किए हमारे लोगों ने। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते थे, कौन सी स्कूल थी, कौन सी आंगनवाड़ी थी उनके टाइम, कौन सी कोई हाई स्कूल या प्राइमरी हाई स्कूल थी, क्या थी? कुछ नहीं थी। तो एजुकेशन का ताल्लुक तुम्हारे ये स्कूली निज़ाम से है ही नहीं,
इसका तुम्हारे तो है ही नहीं इसका ताल्लुक। इसका ताल्लुक पर्सनल तुम्हारे इंटेंशन, तुम्हारी दिलचस्पी, तुम्हारे इंटरेस्ट से। नहीं तो हज़ारों लोग हैं, देखो अक्सर अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते, वो भले से MBBS में चले। अच्छा एक चीज़ और मिसाल के लिए बोलता हूँ, हमारे एक दोस्त की बच्ची है, रिसेंटली हमारी ताल्लुकात हुए, पहचान हुए। वो बच्ची, उसका बाप रिक्शा ड्राइवर चलता है, सब बहनें वो लोग। उसका अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में उसने CT क्रैक करके सिर्फ 17,000 रुपये साल की फ़ीस पे दाखिला हुआ फर्स्ट ईयर MBBS में। उसके बाद वो 17,000 भरने को नहीं। लोग 2.5-3 लाख रुपये फीस भरते, 50-50 लाख रुपये MBBS में डोनेशन भरते। वो बच्ची ने CT के लिए 17,000 उनके बाप के पास नहीं है भरने को, 17,000। अच्छा 17 भर भी देगी तो हॉस्टल का खर्चा है, साल का लगेगा 25-50 हज़ार रुपये उसको, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, जहाँ पढ़ेगी कॉलेज में, उसके अपने है दिगर। तो कौम इतनी बेहिस है। कई लोगों से, मैंने बड़े बड़े लोगों से बात किया तो वो मतलब बहुत अलग बात हो, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, वैसे मामलात है। तो जिनको पढ़ने का शौक़ है तो वो है ना, वो जो कहावत सुनते स्ट्रीट लाइट में भी पढ़े, सब पढ़े। तो पढ़ने के ऊपर है भाई, इसका म्यार तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप जो बोल रहे हो ना, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो तुमको सिलेबस डिज़ाइन किया गया है ना, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको बना रहे। तालीम ये चीज़ है ही नहीं। जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है ना, इतना डाटा, यार में क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, मोबाइल के अंदर, ये इतनी वीडियो, इतना ये, इतना चैट आ गया, डाटा फुल, उड़ा दो। हमको जो है ना आज ये जो मालूमात का समंदर हम दिमाग में भर रहे हैं ना, ये तालीम का निज़ाम जो कल है, हम डेटा जमा कर रहे हैं बस। ये तालीम नहीं है, बेसिकली ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। एक बात समझो, बहुत फ़र्क है नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये इन्फॉर्मेशन का ईरा है, इसको इसके लिए इन्फॉर्मेशन ईरा कहा जाता है। ये IT टेक्नोलॉजी क्यों निकली, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नॉलेज का पीरियड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन का ईरा है। चांद कितना दूर है, सितारा कितना लंबा है, कितने सैयारे, कहकशा कितनी है, कितना क्या है, कितने साल की दूरी पे ये है, इसको इससे कैलकुलेशन किए तो कितना आएगा। ये खाली इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नॉलेज नहीं ले रहे हो आप। ये डाटा का दौर है। तो एक अलग विषय है जो आप बोल रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड का, ये पूरा एक अलग विषय है कि बच्चे की तालीम घर से शुरू होती है, घर पे ख़त्म होती है, वो एक अलग विषय है। तुम्हारा मोरल क्यों होना चाहिए। आज हमारे खास मिलने का मकसद है जो जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि नाजायज़ फीस और ये सब ली जा रही है, आज उस ताल्लुक से हमारी बात है यहाँ पे। किसी को और सवाल भाई? सिर्फ आखिर 2 सवाल। हाँ बोलिए। तकलीफ में माफ़ी देते हैं। नहीं बोलिए। डोनेशन के ताल्लुक से, हाँ बोलिए। डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से मना है। हाँ शायद क्रिमिनल केस भी, मतलब फौजदारी केस हुआ ना, आज भी हुआ ना, हाँ तो मना है। आज भी हुआ ना। मैनेजमेंट, स्कूल इंतजामिया, ये बोलो तो बिल्डिंग फंड के नाम से रिसीट तो देते, रिसीट मांगे तो बहुत लोग बोलते नहीं अभी वो ऐसा है वैसा है, या कोई देते भी है तो बिल्डिंग फंड के नाम से, डोनेशन को बिल्डिंग फंड के नाम से उसको ये करते, तो फिर उसके ऊपर केस बनता है क्या, या उसके खिलाफ हम जा सकते हैं क्या? एक दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारी स्कूलें पूरे महाराष्ट्र में होंगे, तो मैं सिर्फ भिवंडी तालुके की बात करता हूँ या कॉर्पोरेशन ठीक ठीक ठीक। है कि नहीं, तो उसमें उर्दू मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी, कई मीडियम भी, गुजराती मीडियम, तेलुगु भी है। हाँ तेलुगु भी, लेकिन नॉन जैसे ग्रांटेड है, या मतलब नॉन रिकग्निशन नहीं है, मंजूरी गवर्नमेंट से नहीं ली गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं ली गई, प्रॉपर केला के साथ पेपर में डिक्लेयर करते हैं, न्यूज़ पेपर में आता है या गवर्नमेंट की तरफ से गई, लेकिन कई स्कूल दोबारा हर साल, कई सालों से देख रहे हैं, 2-3 साल 4 साल से वही स्कूल बराबर जारी और सारी रहती है ऐसा, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ही खुद एक्शन लेना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट लेना चाहिए, या हमारे बेदार मतलब लेना चाहिए। लेकिन वो स्कूल का नाम फिर वही दोबारा आता है, हर साल गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन ये करके डिक्लेयर करती है पब्लिक की मालूमात के लिए, लेकिन वही नाम देखने में आते हैं, तो फिर वो सिलसिले आम पब्लिक को उसकी मालूमात नहीं, या कुछ तो पढ़े लिखे नहीं है, बस स्कूल खुली, चलो नई स्कूल है, या फीस कम है, या डोनेशन नहीं है, तो लोग ले लेते, लेकिन गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं है, तो आगे जाके भी नुकसान होगा। ठीक ठीक है। देखो इन्होंने 2 सवाल, इनका मुख्तसर में कंक्लूड कर रहा हूँ हमारे चाचा का सवाल। नंबर 1, इन्होंने डोनेशन का कहा कि भाई डोनेशन किसी और रूप से, किसी और नाम से लेते, गिलाजत को चांदी का कवर लपेट देने से अफलातुन नहीं हो जाएगा। बाकायदा क्लियर कट GR के अंदर लिखा हुआ है कि आप कोई किस्म का बिल्डिंग फंड भी नहीं ले सकते, क्लियर कट लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी कैपेसिटी और ताकत है तो आप अदारा चलाओ। देखो ये मुद्दा सबसे अहम है, वो फिर स्कूल कैसे चलेगा, ताला लग जाएगा, कैसे बैठ जाएंगे। सिंपल गवर्नमेंट का एकदम बोलते हैं ना, सिंपल स्टैंड है, तुम्हारी ताकत है तो स्कूल चलो, नहीं तो हट जाओ। अदारा कोई बंद नहीं होएगा, सिर्फ मैनेजमेंट बदली होगा, याद रखो। डोंबिवली में अब भी हमने 6 महीना पहले किया है,
वहाँ का लीडिंग डोंबिवली की जो स्कूल थी जिसकी साल की फीस वहाँ पे 90,000 रुपया है, वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट बना करके जय सूर्या ग्रुप को दे दिया गया, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनका था पवार ग्रुप उसको हटाकर दूसरे मैनेजमेंट को लाकर गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने वहाँ पे बढ़ा दिया लाके, उसके ऊपर हट गया मैनेजमेंट। हज़ारा कोई बंद नहीं होता, मैनेजमेंट बदली होता है। नंबर 2, ये एक चीज़ है, किसी सूरत में डोनेशन जायज़ नहीं है, उसकी वजह अपने लोग एक्शन लेते नहीं। बोला ना अपने भाई लोग इंतजार में रहते, कोई मसीहा आएगा आसमान से, वो आके करेगा अंधेरी रातों में, सुनसान राह पे शहंशाह आएगा, लोग शहंशाह के इंतजार में। बात समझ में, खुद कुछ नहीं करते। हमारे लोग इंतजार कर रहे, इमाम मेहदी आएंगे तो गालिब होंगे, बात समझ में, इमाम मेहदी आके दुनिया पे हुकूमत कायम करेंगे, तो लोग ये सब के इंतजार में। तो खुद अपने को, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। मैं बोला ना चाचा, ये ज़रूरी है, हमको हमारे हुकूक लेने वाला जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम दूसरों के लिए मोहताज ही रहेंगे। दूसरा आपका जो सवाल है कि इतने इतने निकालते हैं, तो आपकी मालूमात के लिए खुशखबरी दे दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों मिनिस्टर्स जो है वो एक्शन ले रहे हैं, बच्चू कडू भी, वर्षा गायकवाड़ भी इसके ऊपर। और जो लोग हमारे समाज में, जो हमारे माहिती एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं ना, यहाँ मारो वहाँ मारो, और क्या करते, वो थोड़ा सी पैसा लेकर बैठ जाते, जो माहिती का यूज़ करते हैं थोड़ा पैसा लेके ब्लैकमेल करके बैठ जाते हैं। तो समाज में सच्चे और अच्छे लोग, अच्छे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, ये बदउनवानी ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह है ये हुकूमत का पूरा सिस्टम ही वैसे ही है। हमारी जब सबसे बड़ा जो हमारा जो निज़ाम है इस देश के अंदर अदलिया का, जब वही करप्ट और भ्रष्ट है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे। तो यहाँ पे वही है कि चोर को बोलते हैं चोरी कर, साहूकार को बोलते हैं जागते रहो। तो ये लोग जब लिस्ट निकाले तो इनके ऊपर एक दिन का काम है एक्शन लेना, लेकिन ये इंतज़ार में, हम बेहिसों के शहर में रह रहे हैं, हम मुर्दों के शहर में रह रहे हैं। तो इसके लिए ये चीज़ है हमारे साथ। जब अगर बेदार मगज हो जाएंगे ना लोग, खुद ब खुद हो जाएगा सब, खुद ब खुद हर चीज़ है। मैं आपको किसी की मिसाल देता हूँ, मैंने मेरा अपना राशन कार्ड 2 रुपये में बनाया आज की तारीख में। मैं आपको कोई 1941 की बात नहीं बता रहा हूँ, आज की बात, 2 रुपये में मैंने मेरा राशन कार्ड बनाया। मैंने मेरा OBC 5 रुपये में बनाया, अभी उसकी 35 रुपीज़ फीस हो गई है। तो आप ये चीज़ करोगे खुद अपने हक के लिए तो होगा, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि ये जितने लोग हैं कानून सख्त करते हैं, हर एक का लिफाफा बंधा हुआ है, चाहे वो शिक्षण मंडल के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर एक का लिफाफा। आप टीचिंग लाइन से हो या गवर्नमेंट से जुड़ा हो तो आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस है। एक छोटा प्यून हो कि एक ऊपर का बड़ा कोई ऑफिसर हो, बगैर पैसा लगाए वो लगता नहीं, और बगैर पैसा लिए वो आपका कोई काम करता नहीं। ये पूरा संतरी से लेकर मंत्री तक पूरा निज़ाम भ्रष्ट है। इसी बदउनवानी के खिलाफ हमारी जंग है, जिसका पहला कदम है हम लोगों के अंदर बेदारी ला रहे। ये चीज़ इसके अंदर है। बोलिए, कोई और सवाल किसी के मन में? बोलो जिसको जो पूछना। सवाल ये है बोलो ना। कि स्कूल के खिलाफ कोई भी एक्शन हम किधर लें, किससे? हाँ, अच्छा सवाल। लॉकडाउन के अंदर आधा घंटा पढ़ाई हुई, हाँ मैं स्कूल गया फीस के लिए, हाँ तो मैं मिस से कहा कि पढ़ाई तो सर से कहा आधा घंटा पढ़ाई हुई है और आप फीस पूरी मांग रहे हो। तो बोला 4 घंटा पढ़ाई हुई है। बोला आप फीस मिस से जो है फ़ोन करके पूछिए। तो सर ने मिस को फ़ोन किया और फिर मोबाइल लाउड स्पीकर पे था, फिर स्पीकर पे कर दिया, यूँ हटा दिया गया। हमें फिर बात होने के बाद सर से पूछा क्या बात हुई, तो कहा कि मेरी और मिस की बात है, यानी फ़ीस आपको पूरी भरना पड़ेगा। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई हुई है ऑनलाइन और उसके बाद बंद हो गया। और सर कह रहे हैं कि 4 घंटा पढ़ाई हुई है और फीस पूरी मांगी जाए। तो हम ये सब जो कंप्लेंट कहाँ पर करें? ठीक, वेरी गुड, हमारी बात सुनी जाए, फीस पूरी भरना पड़ रहा है। वेरी गुड। देखो इसीलिए मैंने आप लोग को मौका जाता था कि आप लोग सवाल करो ताकि बातें आए, क्योंकि मैं करूँगा तो 10 दिन 10 रात करते रहूँगा। अच्छा सवाल है आपके मन में था, आपका मुख्तसरन जवाब, सवाल ये था, जवाब नहीं सवाल ये था, सुरुआ पिला के बोटी नोच रहे, ठीक है, थोड़ा सी पढ़ा के वो लोग पूरी फीस मांग रहे। तो इसीलिए बोला मेरे वीडियोस में जाओगे तो इसके तफसीली 1-1 घंटे के जवाब पूरे डिटेल से मुख्तसर में फिर दोहरा देता हूँ कि देखो सबसे पहली चीज़, कॉरपोरेशन की हद में जो भी स्कूल हैं, कॉरपोरेशन की हद में जो भी स्कूल हैं, ध्यान दीजिए भाई, कॉरपोरेशन की हद में जो भी स्कूलें हैं ना, 31 दिसंबर 2013 को, 31 दिसंबर 2013 को हुकूमत ने एक GR पास किया एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि कॉरपोरेशन की हद में जो भी मतलब स्कूलें आती, चाहे सरकारी गैर सरकारी कोई भी, उसके कुल इख्तियारात, मुकम्मल इख्तियारात जो है म्यूनसिपल कमिश्नर को दे दिए गए। नंबर 1 चीज़, मामलात को हल करने के लिए उसके नीचे उसके असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है, डिप्टी कमिश्नर जो होता है,
उसको वो लोग शिक्षण अधिकारी के तौर पे बना के रखते हैं। और फिर शिक्षण मंडल के अंदर जो मुकामी शिक्षण मंडल होता है उसके अंदर 2 पोस्ट होती है, एक एओ की होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रशासकीय अधिकारी, एक ईओ होता है एजुकेशन ऑफिसर शिक्षण अधिकारी। ये दोनों पोस्ट, ये 3 पोस्ट और एक कमिश्नर मिला के 4 पोस्ट हमारे पास होती है ये शिकायत करने के लिए, जिसको आप अपनी शिकायत कर सकते हो। लेकिन 100 बका 1 लिखा, आपकी कोई भी बात, जैसे अगर यहाँ पे आप जो बात की है, मैं इसी आता ये रिकॉर्डिंग नहीं रहती, भाई किसने क्या सवाल किया क्या नहीं किया किसको मालूम, लेकिन अब जब चीज़ रिकॉर्ड में आ गई तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो आप जो भी बातें बोले ना, तो ये सब चीज़ें मेरी हर तकरीर में मिलेगी, कैसे वीडियो बनाना, सीक्रेट वीडियो कैसे बनाना, स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो कैसे ना, सब जवाब आते हैं उसके अंदर, हर चीज़ का मेरी तकरीर में जवाब आता है। ये 3 अथॉरिटी 4 अथॉरिटी आपके पास जहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हर चीज़ की आप वीडियो बनाओ। जब तक आप वीडियो नहीं बनाओगे, देखो आज रफ़ीउद्दीन स्कूल का आया, रफ़ीउद्दीन स्कूल का आया ना, जब लेडीज़ लोग गए स्कूल के, देखे वीडियो, कौन कौन न्यूज़ देगा रफ़ीउद्दीन की आज की, आज रफ़ीउद्दीन की आप देखें माशाल्लाह। तो बोलने का मतलब, देखो एक बात बोलूँ भाई, किसी को दोष दे के हासिल नहीं, गाफिल हम है, गफलत में हम है, हम लोग हैं जो एकदम गाफिल रह के जी रहे हैं, हमको किसी से कोई मतलब परवाह ही नहीं। देखो एक आदमी जो सोया हुआ है ना उसको उठाना आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना उसको आप नहीं उठा सकते। सोया हुआ आदमी ना आप हाथ भी लगा दो उड़ जाएगा चौंक के, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी कौम आज एक्टिंग में उतरी हुई है, अदाकारी पे उतरी हुई है। ये हर चीज़ जानने के बाद भी लोग ला के सजा के देवे, बात समझ में, लोग उनको करके देवे, ये किसी फरिश्ते के इंतज़ार में रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला जब तक ये खुद अपने हुकूक नहीं लेंगे। यही तो हमारी यही गफलत रहेगी, ये ज़िल्लत है जो तुम्हारे साथ हुआ ना, इसी को हम लोग ज़िल्लत बोलते हैं। वो जलील करते हैं वालिदैन को, पेरेंट्स को, आप जलील हुए वहाँ जाकर, तो यही ज़िल्लत का आपको हक लेना है। वो आपके पैसे से, आपकी उससे पगार मिलती है और वो आपसे वो लोग ये बर्ताव करते हैं। ये सब तफसीली आप वीडियो देखो, इसकी बहुत डिटेल में आपको जवाब मिलेगा, कौन से सेक्शन के तहत आपको कहाँ क्या कंप्लेंट करना है। समझ में आई? ये 4 अथॉरिटी अपने लिए, म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एओ और ईओ, ये 4 जगह आप वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हल नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद, वो सब आगे की चीज़ें, वो सब डिटेल उसके अंदर है। इसकी कंप्लेंट आप हर जगह कर सकते हो। अच्छा, आप खाजगी स्कूल की पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हो, आप प्राइवेट पुलिस स्टेशन में, अगर आपके साथ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो। बोलिए, और कोई सवाल किसके मन में, बोलो भाई, जिसके मन में जो बोलो। मेरा सवाल ये है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, हाँ केजी से लेके पीजी तक। हाँ मेरा सवाल है आफ्टर 12 अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे हम जब जाते हैं 60 सीट होती है, इसमें ऐसा होता है कि 40 सीट जो है कैप राउंड से आती है और 20 या 15 जो लोग मैनेजमेंट रखते हैं, तो क्या उनको अथॉरिटी है क्या वो 10, 15, 20 मैनेजमेंट में रखते हैं? वो मैनेजमेंट में जब रखते हैं तो जैसा बंदा जैसा बकरा मिलता है वैसा उसको पहना देते हैं। तो अगर इसके लिए हमको लड़ना है, बिकॉज मेरा ये क्वेश्चन इसलिए है कि बच्चों को पहली में डालने का मकसद ही ये होता है कि आगे चल के MBBS करें, BDS करें, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक। लेकिन 12 के बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए अगर मुझे लड़ना है तो कैसे लड़ना? ठीक है, अच्छा सवाल है भाई का कि ये तो अभी तक स्कूलों की बात है, इनका ये बोलना है ऊपर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो चीज़ होती है उसका क्या। तो आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो फील्ड वक्त अभी सबसे टॉप पे जो मेरी अभी सबसे वीडियो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वो यही है, व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है। तो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्पेशल पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो कानून बना दिया 2016 में, उससे पहले भी बहुत सारे कवानीन थे लेकिन बहुत सारे झोल थे, तो सारे झोल को ख़त्म करते हुए 2016 के अंदर महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 बना दिया गया है। वो फाइनल अथॉरिटी है उसके अंदर, उसका सेक्शन 9 की मैंने डिटेल दिया हूँ, सेक्शन 12 की मैंने उसको डिटेल दिया हूँ, उसके अंदर सेक्शन 17 और 17A की डिटेल दिया हूँ। ये 17 जो सेक्शन उसके अंदर दिया हुआ है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 सेक्शन 17, ये तमाम चीज़ें उसके इख्तियारात में होती है। जो डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का जो होता है उसकी तफसील मैंने उसके अंदर दिया है। अगर आप वो यूनिवर्सिटी की मेरी वो पूरी वीडियो लगभग 22-23 मिनट की है, अगर आप सुन लोगे तो ये पैटर्न किसके खिलाफ कर सकते हैं वो हो जाएगा। रहा सवाल मैनेजमेंट कोटा, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउट होता है और मैनेजमेंट अपने कोटे में उतनी चीज़ें रख सकता है। हाँ, तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था, ये गौर चाहिए भाई, इनका सवाल जो था वो अपनी मनमानी से किसी भी कोटे में कितना भी पैसा फिर अपने से करते, ये चीज़ गलत है। तुम्हारा सवाल ये होना था, अगर मैनेजमेंट में 20 लोगों को इख्तियार था, इतना बड़ा मैनेजमेंट चला रहे, हुकूमत ने समझो 20% सीट दिया 20 लोगों को दिए करने का, तो वो अपनी मनमाने पैसा लेकर दे सकते हैं, ये सवाल होना चाहिए था। तो उसमें भी वो अपना मनमाना पैसा नहीं ले सकते। सवाल करेक्ट करो।
कैपिंग? नहीं, कैपिंग का तो वो चीज़ हो गया ना, इसके अंदर तो वो अपने सोर्स पे रिसोर्स पे किसको भी दे सकते हैं, लेकिन दे कांट अर्न, दे कांट अर्न। हाँ, उसका क्राइटेरिया है ना, एक रूल है, याद रखो, मतलब कायदे कुल्लिया कायनत का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बात समझ में आई? जो चीज़ के लिए माकूल है वो कुदरत उसको वो चीज़ देती है। ये अपना काम है कि हम उस लायक बने। बोलिए, तो याद से देखिए, अगर आपको पीजी लेवल पे कोई भी सवाल है तो आप याद से मेरा यूनिवर्सिटी वाला पूरा इंटरव्यू आप देखिए, 22 या 24 मिनट का इंटरव्यू हो, तो पूरा देखिए, पूरा सेक्शन वाइज। जैसे आपने बोला ना आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट ने एक CMA बनाए हुए है, कॉम्पिटेंट एंड मार्केट्स अथॉरिटी, ये बाकायदा CMA होता है। अब इवन आपके तभी इंस्टीट्यूट को कंपनी एक सेक्शन 8 के तहत उसको आपको कर दिया गया, आप कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी जाकर चैलेंज कर सकते हो। आपको स्टूडेंट को एज अ कंज्यूमर 2014-15 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया। आप जो अब गवर्नमेंट के नज़र में आप खाली वो नहीं, कंज्यूमर हो, जब आप पढ़ के निकलते हो तो एक प्रोडक्ट हो। बोलिए, कोई और सवाल किसी के मन में? देखो, बहुत सारे लोग के मन में जो सवालात होंगे, ऐसी ऐसी बातें जो नहीं पूछ पा रहे, झिझक रहे, तो बहुत रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह अजीज़। चैलेंज के तौर पे बोल रहा हूँ बाकायदा कि जो सवाल भी आपके मन में है ना, जो आप पूछने से भी रह गए, झिझक गए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सवालों के जवाब उसमें है, तमाम सवालों के जवाब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा सवाल आपको नया नहीं मिलेगा जो उसमें जवाब ना हो, ठीक है? तो किसी और को कोई सवाल है? किसी और के मन में कोई सवाल है, इसको वाइंड अप किया जाए। तो मैं रखने से पहले मैं इंशाल्लाह हमारे जो भाई हैं, क्या नाम, हमारे मोहम्मद रफ़ी भाई, आप ये इंशाल्लाह कुछ करेंगे। मैं इसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर आपको बोल रहा हूँ इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से यूट्यूब चैनल जो यहाँ उठने से पहले सब सब्सक्राइब करो भाई, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिनके पास भी बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल है, घर में अपने बीवी बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, सबके पास जो है सब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, आपको अपडेट भी उसके अंदर मिलेगी। वो करता हूँ मैं, रफ़ी भाई का आवाज़ देता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।